स्टूडेंट, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि ये यूनिट में आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी, यहाँ पे बॉन्ड की भी कही गई है आपके सिलेबस के अंदर, आपके प्रेफरेंस शेयर की भी कही गई है और आपके इक्विटी की भी कही गई है। जो एग्जाम के अंदर जो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो आया है इक्विटी से ऊपर, राइट। सो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मैं आपको ये सभी टॉपिक वन बाय वन डिस्कस करूंगी और साथ ही साथ यहाँ से ये जो स्पेसिफिक चैप्टर मैंने आपको सेलेक्ट किया था वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी, यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, आपको प्रैक्टिस सेशन भी दिया जा रहा है विद एग्जाम्पल मैं आपको करवाने वाली हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत वाली आने वाली नहीं है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप देख पा रहे होंगे जो अप्रोचेज है इक्विटी के ऊपर पूछी गई है। सो दैट्स द रीज़न कि ये सारा चैप्टर आज हम इक्विटी के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। विद इन 1.5 आवर के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को, ठीक है। अच्छा, नाम क्या है इस चैप्टर का? नाम समझो, वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि किसी चीज़ की आप क्या कर रहे हो, वैल्यू निकाल रहे हो, मीन्स उसका प्राइस निकाल रहे हो, राइट। कि क्या प्राइस है। अच्छा, प्राइस क्यों निकाल रहे हैं? किसी कंपनी के शेयर की प्राइस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें कंपनी की वैल्यू के बारे में जानना है। बताया गया था ना, मैंने आपको बताया था पीछे, जितनी ज़्यादा शेयर की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा फर्म की वैल्यू होगी। फर्म की वैल्यू और शेयर की वैल्यू के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जितनी ज़्यादा फर्म की वैल्यू और शेयर की वैल्यू होगी, फर्म के शेयर की वैल्यू होगी, उतनी ज़्यादा फर्म के भी वैल्यू होगी। तो कहीं ना कहीं कंपनी की वर्थ को निकालने के लिए, कंपनी की वैल्यू को निकालने के लिए हमें शेयर की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। और दूसरा, हमें ये चेकआउट करने के लिए कि हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है या हमारी लॉस सिचुएशन में या फिर इक्विटेबल है। अच्छा, मैं ये कैसे पता लगा रही हूँ कि मेरी प्रॉफिटेबल है, मेरा लॉस में है, मैं इक्विटेबल हूँ? मैं किससे कंपेयर कर रही हूँ? मैं इसको मार्केट प्राइस से कंपेयर कर रही हूँ कि जो मेरी कंपनी के जो शेयर का प्राइस है, क्या वो मार्केट में, जो अगर मैं उसको रखूँ मार्केट में, इस प्राइस के, इस शेयर का क्या प्राइस है, मैं उसके साथ कंपेयर कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि जो मेरी कंपनी के प्राइस है वो 200 रुपये है और मार्केट में उसी शेयर का प्राइस 100 रुपये है, सो ऑब्वियस सी बात है मैं प्रॉफिटेबल सिचुएशन में हूँ, मैं डबल कमा रही हूँ, मेरे प्राइस का शेयर क्या है, डबल है। इन केस मैंने कहा कि मार्केट में तो भाई 100 रुपये है, मेरे यहाँ पर कितना है, 50 रुपये है, तो मैं क्या हूँ, हाफ मेरा जो प्राइस है, मेरे शेयर का प्राइस है वो क्या है, लो चल रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मार्केट को बेस लगा के, ठीक है, हम अपने शेयर की वैल्यूएशन करने वाले हैं। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ द शेयर का मतलब समझ में आ गया कि हम डिटरमाइन कर रहे हैं एक्चुअल वर्थ क्या है, वैल्यू ऑफ द कंपनी क्या है, कंपनी के शेयर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा जो फेयर प्राइस है उसके बेसिस पे, फेयर प्राइस दैट मीन्स जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसके बेसिस पे हमारे उसके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट किया जा रहा है, जिसके थ्रू मैं क्या पता लगा सकती हूँ, मैं पता लगा सकती हूँ वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर, कंपनी के शेयर की वैल्यू को पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रीजन जान लेते हैं कि क्यों और कब इसकी वैल्यूएशन की जाती है। इसकी शेयर के प्राइस की हम बताते हैं कि इस शेयर का ये प्राइस, हम इसको कैलकुलेट कब करते हैं, इसका रीज़न क्यों है, ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो सबसे पहला रीज़न यही है कि जब मान लो कि आपको कोई शेयर आपके पापा ने या फिर मैं कहूँ कि आपके भाई ने या फिर किसी भी रिलेटिव ने आपको गिफ्ट दिया है, ठीक है, आपको गिफ्ट किया है और आपको तो गिफ्ट किया है, आपको तो पता नहीं है। अब देखो, आपको भी बर्थडे पे गिफ्ट मिलता है, आपको क्या उनका प्राइस पता होता है कि कितने प्राइस का नहीं पता होता। इन केस वो आपको शेयर एज आपके पापा ने आपको गिफ्ट में दे दिया, आप उसको सेल करना चाहते हो। अब सेल करोगे, ये कह रहे हैं कि हम तो भाई 100 रुपये में लेंगे, कोई कह रहा है कि हम 150 में लेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं, लॉस में सेल कर रहे हैं? ये डिपेंड करेगा भाई उसके प्रीवियस प्राइस के ऊपर। सो प्रीवियस प्राइस को जानने के लिए इवन हम जब सेल कर रहे हैं, हमें अपने प्राइस की, हमें अपने शेयर की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी कि ये चेक करने के लिए कि मेरा प्राइस, जो मैं जिस प्राइस में मैं उनको सेल कर रही हूँ, प्रॉफिटेबल में है या नहीं है, ठीक है। या फिर कोई कंपनी है, दूसरी कंपनी है, दोनों मर्ज हो रही हैं, तो भी वैल्यूएशन किया जाता है कि ये अपने शेयर्स की वैल्यू बताएंगे, ये अपने शेयर की वैल्यू बताएंगे, कि क्या पता एक दूसरे से कंपनसेट करना हो, कंसिडरेशन लेना हो, ये राइट। या फिर कंपनी बिल्कुल लिक्विडेट होती हो, बंद हो रही हो, तो इस केस में भी क्या करना पड़ता है, हमें शेयर की वैल्यूएशन निकालनी पड़ती है, राइट। समझ पा रहे हैं, टैक्स के पर्पज से भी, क्योंकि जितनी ज़्यादा शेयर की वैल्यू होगी, मैंने आपको बताया फर्म की उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी, फर्म की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वो उतना ही ज़्यादा कमा रही होगी, उतना ही ज़्यादा कमा रही होगी, तो उतना ही ज़्यादा टैक्स भी तो देना पड़ेगा ना,
है ना। अब आपके आई होप जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी सेकेंड ईयर में है तो उनका फाइनल ईयर में इनकम टैक्स आएगा। अगर ये सब्जेक्ट आपका फाइनल ईयर में आपको पास है तो आपके लिए वहाँ पर यहाँ पर इनकम टैक्स में भी आपको पता होगा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे हमारा टैक्स भी बढ़ता रहता है। ये आपका प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। सो दैट्स अ रीजन जब आपके पास आपका टैक्सेशन पर्पस होता है, ठीक है, या फिर आप मर्जर एंड एक्विजिशन कर रहे हैं, या फिर आपको कोई गिफ्ट मिला है, ये पर्पस मैंने आपको बता दिया। दूसरा और नेक्स्ट पर्पस क्या हो सकते हैं कि जब मार्केट में प्राइस अवेलेबल ही ना हो तो आपको तब भी तो भाई उसको सेल करने के लिए तब भी तो क्या करना पड़ेगा, अपने प्राइस को, अपने शेयर के प्राइस को इवेल्युएट करना पड़ेगा। या फिर जैसे अब वैसे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि मैम शेयर कहाँ लिस्टेड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, क्या मैम स्टॉक एक्सचेंज से हमें इनका प्राइस नहीं पता चल सकता है? यस, पता चल सकता है, बट वही बात है ना, स्टॉक मार्केट में जो प्राइस होता है ना वो डेली बेसिस पे डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर फ्लक्चुएट होता रहता है। यहाँ पर पूरा जो भी प्राइस वो दिखाता है वो पूरी तरह से ट्रू पोजीशन, ट्रू इमेज रिफ्लेक्ट नहीं करता है। दैट्स द रीजन कि हमें इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें वैल्यूएशन की प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। या फिर कोई कंपनी अपने शेयर को न्यू इशू कर रही है, नया शेयर इशू कर रही है, इस दौरान भी कंपनी को क्या जरूरत होती है, नए अपने प्राइस को जानने की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा, इन केस मान लीजिए जो आपको एक गिफ्ट मिला था, इसकी बहुत ज़्यादा हैवी वैल्यू है, ठीक है, और आपको बैंक से क्या चाहिए, लोन चाहिए। बैंक वाले क्या चाहते हैं, इस लोन के आप लोन ले लो, कोई दिक्कत वाली नहीं, पर उसके बदले में कोई भी एज अ कोलेट्रल हमारे पास रखना पड़ता है। कोलेट्रल पता है कि गिरवी कुछ सामान रखना पड़ता है, आपको कुछ सामान क्या करना पड़ता है। मान लीजिए मेरे को कोई लोन चाहिए तो बैंक वाले क्या कहते हैं, या तो प्रॉपर्टी के कागज लेके आओ, या फिर कोई व्हीकल लेके आओ, या आपने कोई इंश्योरेंस करवा रखे तो उसके वो सर्टिफिकेट ले आओ, क्योंकि इंश्योरेंस का अमाउंट भी तो आपको मिलने वाला है ना। मीन्स कि जिससे कि आपको इन केस आप पैसा ना दे पाए तो कंपनी वाले क्या कर सकते हैं, बैंक वाले क्या कर सकते हैं, उस ना दे पाने वाली अमाउंट से जिसकी आपको देना इन फ्यूचर में देना था, आप नहीं दे पाए, उसको कहाँ से कवर कर पाएंगे, बैंक वाले उस सिक्योरिटी से कवर कर पाएंगे। तो शेयर एज अ कोलेट्रल भी रखा जाता है। दैट्स अ रीजन बैंक वाले जब उनको एज अ कोलेट्रल लिया जाता है ना तो उसकी वैल्यूएशन करते हैं कि जितने का लोन लिया है क्या उतनी उसकी वैल्यू है, क्या उतनी उसकी वैल्यू है। दैट्स द रीजन यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, व्हेन अ लोन इज एडवांस ऑन अ सिक्योरिटी ऑफ द शेयर। जब लोन हम क्या करते हैं, एडवांस में लेते हैं, सो शेयर्स को एज अ सिक्योरिटी हम उनको पुट कर देते हैं, देन वी हैव टू टेक द लोन, ओके। अच्छा, इन केस क्या किया जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर हो गया, डिवेंचर्स हो गया, उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्विटी में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं। तो इस सिनारियो के अंदर भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें वैल्यूएशन करना पड़ता है। इज इट क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मैं जो समझाया है वो आपको मैंने पॉइंट्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया कि इन द टू द पॉइंट आपको यहाँ से पता चल जाए कि हाँ एग्जाम में कुछ हेल्प हो जाएगी नोट्स के थ्रू आपको, है ना। अब बात कर लेते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मैं आपको बताना भूल गई इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं हम, क्या है। सबसे पहले वैल्यूएशन का मतलब समझेंगे, वो हमने समझ लिया, नीड हमने समझ ली, मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इनके ऊपर होने वाला है। सारे के सारे पॉइंट्स एक ही वीडियो में होंगे, 2 वीडियो नहीं बनने वाली। आपको मैं बता देती हूँ जितने भी हम चैप्टर कवर करने वाले हैं उन सबको हम एक एक वीडियो में, सिंगल 1 शॉर्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, कंप्लीट चैप्टर, चाहे वो 40 मिनट में हो, चाहे वो 30 मिनट में हो, चाहे वो हाफ आवर के अंदर हो, ठीक है, 1.5 में हो, कितनी भी आवर में हो, मैं आपको कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगी। क्योंकि ऐसे हाफ में करने से ना ऐसे कंसिस्टेंसी थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्बेंस होती है। सो करें स्टार्ट। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैल्यूएशंस ऑफ द शेयर, उसके मेथड्स क्या है। मीन्स की वैल्यूएशन करने के काफ़ी सारे तरीके, जैसे मैं कहती हूँ ना कि कोई भी काम करने के काफ़ी सारे तरीके, राइट। मैं मोस्ट ऑफ आपको घर का एग्जांपल देती हूँ, एक काम को करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। इसी तरीके से शेयर को इवेल्युएट करने के आपके पास मेनली 2 टाइप के तरीके, 2 टाइप से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पहला क्या कहते हैं कि आप एसेट्स को बेस मान लो, दूसरा कहता है कि जो आप कमा रहे हो ना उसको बेस मान लो, ठीक है। यील्ड का मतलब क्या होता है, आपका रिटर्न जो है, रिटर्न मेथड जो है उसका बेस मान लो। नेट एसेट्स मेथड में क्या है कि सारे की सारी आप एसेट्स लेंगे, आप नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट होगी, जो भी आपकी टोटल एसेट्स उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दो, दिस इज नोन एज अ नेट एसेट्स, राइट। सो यहाँ पर आपको इसको काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है। ब्रेकअप मेथड, वैल्यू मेथड भी कह लीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी कह लीजिए, एसेट्स वैल्यूएशन भी कह लीजिए, एसेट्स ब्रेकिंग
मेथड भी कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए, सबका मतलब एक ही है, सबकी कैलकुलेशन सेम होने वाली है। रिटर्न मेथड कह लीजिए या फिर यील्ड मेथड कह लीजिए, इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले कहते हैं कि हम अर्निंग के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, शेयर की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। दूसरा, हम अपने डिविडेंड के बेसिस पे निकाल सकते हैं कि कितना हमने अपने शेयर होल्डर्स को एज अ प्रॉफिट में से हिस्सा बांटा, उसके बेस पे निकाल सकते हैं। या फिर अर्निंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि कितना कंपनी कमा रही है उसके बेसिस पे वैल्यूएशन कर सकते हैं। सो सबसे पहले अगर आपको नेट एसेट्स मेथड समझ में आ जाता है तो ये बहुत आसान हो जाएंगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यहाँ पे करना है, फुल ऑफ, अगर नहीं है तो प्लीज फोकस ऑन इट, ओके। सो चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड के सारे नाम मैंने आपको बता दिए, इन सभी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके स्टेप बताऊंगी। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपको डिटरमाइन करने हैं आपके टोटल एसेट्स कितनी है। टोटल एसेट्स दैट मीन्स आपकी करंट एसेट्स भी एंड नॉन करंट एसेट्स भी, सबको यहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है। करंट एसेट्स भी, नॉन करंट एसेट्स भी, सबको यहाँ पे इंक्लूड करना है। यहाँ पर इंक्लूड होने के बाद फिर आ जाता है सेकंड नंबर पर कि आपको जितनी भी आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं उन सबको भी कलेक्ट करना है। ये हो गया स्टेप नंबर 1, ये हो गया स्टेप नंबर 2। इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद फिर आ जाता है स्टेप नंबर 1 में से आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 को क्या करना है, माइनस कर देना है। मीन्स की टोटल जितनी भी एसेट्स थी उन एसेट्स में से आपको आपकी लायबिलिटी को क्या करना है, माइनस करना है। मैं इसको एक पेज पे लेके चलती हूँ जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करेंगे सब बच्चों को दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, राइट, ओके। क्या लिखा हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ द शेयर को हम दो तरीके से करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, नेट एसेट से हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको टोटल एसेट्स को क्या कर लेना है, जिनकी मार्केट प्राइस पे लेना है। मीन्स की जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उन एसेट्स का वो आपको लेना है। इन केस दिमाग में ये आया कि मैम अगर मार्केट प्राइस ना गिवन हो तो फिर क्या करेंगे, तो उस केस के अंदर हम बुक वैल्यू को कंसीडर करेंगे। अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों गिवन है तो प्रेफरेंस हम मार्केट वैल्यू को देंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट इसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी, सारी की सारी वो ऑल द फिक्टिशियस एसेट्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। फिक्टिशियस एसेट दैट मीन्स कि ये भी इंटेंजिबल की तरह ही होती है बट इनकी वैल्यू नहीं होती। जैसे कि शेयर इशू एक्सपेंसेस अब अलाउड नहीं है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अलाउड नहीं है। इनको छोड़ के बाकी की सारी एसेट्स को हम यहाँ पे एडअप कर लेंगे। देन उसके बाद आपकी जितनी भी आउटसाइड जो लायबिलिटी है, ठीक है, उन सबको यहाँ पे ऐड टोटल कर लेंगे। देन उसको मैं क्या करूँगी, फर्स्ट स्टेप में से मैं सेकेंड स्टेप में से माइनस करना है, जिसकी टोटल एसेट्स में से मेरे को लायबिलिटी माइनस करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3, मुझे क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर जो है मेरे उसकी कैपिटल लेनी है, वो भी माइनस करनी है। अगर प्रेफरेंस शेयर के ऊपर हम डिविडेंड पे करते हैं, सबको मैंने बताया था शेयर के ऊपर क्या पे किया जाता है, डिविडेंड पे किया जाता है, राइट। और डिबेंचर्स के ऊपर क्या पे किया जाता है, हम इंटरेस्ट पे करते हैं नहीं करते हैं। अच्छा, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है तो वो लेनी है, अगर उसका डिविडेंड भी अरियर में है तो वो भी लेना है, दोनों को माइनस कर देना है। मीन्स की इक्विटी को मैंने आपको बताया था, गुडविल के अंदर इक्विटी को सबसे आखिरी में पेमेंट मिलती है, राइट। आई होप गुडविल में नहीं बताया था मैंने, ये इक्विटी और शेयर, प्रेफरेंस शेयर की जब मैंने वीडियो बनाई थी स्पेशली अलग अलग से, सो तब मैंने उनको बताया था कि इक्विटी की फीचर क्या है। तो यहाँ पर देखो इक्विटी को सबसे आखिरी में पैसा मिलता है, राइट। मैं यहाँ पे एक चीज़ बना देती हूँ, सुनना इस बात को ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको पास लेके चल रही हूँ, ये प्रॉफिट है आपका, ठीक है, EBIT। इसका मतलब क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। ये प्रोसीजर है बच्चे, आपको पता है, आपके अकाउंटिंग में यूज होती है। अगर आपको नहीं पता तो इसको समझ लेना, ठीक है। इसको समझने से मोस्ट ऑफ आपका चैप्टर थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बच जाते हैं EBT का मतलब है कि मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो इंटरेस्ट हटा दो, तो ऐसा प्रॉफिट जिसके ऊपर अभी हमारा टैक्स पे करना रहता है, जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर मुझे क्या करना है, टैक्स लगाना है। इस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर ही टैक्स लगता है। मान लीजिए 50% है तो यहाँ पे 50% लग जाएगा, 40% है तो 40% लग जाएगा। माइनस करने के बाद प्रॉफिट कैसा बच जाएगा कि अर्निंग आफ्टर टैक्स, कि टैक्स को पे करने के बाद हमारे पास इतना पैसा बच गया। फिर उसमें से हम क्या करते हैं, अगर मुझे कोई रिजर्व क्रिएट करना है, जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, मुझे कोई प्रोविडेंट फंड क्रिएट करना है,
मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया भाई। इस प्रॉफिट में से तो अब प्रॉफिट का तो हिस्सा ही होता है वो, है ना, याद है सबको, प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, प्रॉफिट में से ही हम इनको निकाल के रखते हैं। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, ये सारे के सारे हमारे प्रॉफिट में से ही निकाले जाते हैं। अच्छा, मैंने निकाल दिए, फिर मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास अर्निंग बच गई है, ठीक है। अब इस अर्निंग में से मेरे को क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड देना है, राइट। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड आता है, फिर ये ऐसी अमाउंट बच जाती है, किसके लिए, अमाउंट फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। बच जाती है नहीं बच जाती? आपको पता है कि सबसे पहले हम डिबेंचर्स की पेमेंट करते हैं, डेट की पेमेंट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिजर्व निकालते हैं अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं, जो बाकी बच जाता है वो सारा का सारा इक्विटी का होता है ना। सो यहाँ पर यही बात की गई है कि जो भी अमाउंट बचेगा वो ये अमाउंट हमें निकालना है। अब देखो मैंने क्या किया, टोटल, अब तो एक तो ये तरीका है बच्चे जिसको हम किस में यूज़ करने वाले हैं, इस वाले मेथड में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। एक ये तरीका कि हम एसेट्स की मदद लेके हम फाइनली जितना भी अमाउंट यहाँ पे बच रहा है वो अमाउंट निकालेंगे जो कि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो मैंने सबसे पहले एसेट्स निकाली, एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दिया, लायबिलिटी को माइनस करने से के बाद मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी माइनस कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी अमाउंट आपके पास यहाँ बचेगी वो सारे की सारी किसकी है, इक्विटी शेयर होल्डर की है, सारे पैसे का ऊपर अधिकार इक्विटी वालों का है। अच्छा, मैंने कहा कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 50 लाख रुपए बची है, कितने लाख रुपए है, 50 लाख रुपए। मैंने कहा कि भाई अब ये बता 50 लाख रुपए किन के हैं, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के हैं, बटेंगे किस में, इक्विटी शेयर होल्डर्स में। तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कितने हैं भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स। जैसे ही कहते हैं ना कि एक रोटी है, उस रोटी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले ये तो बताओ भाई है कितने, कहते हैं 3 जने हैं, तो 3 जने हैं तो भाई 33% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहते नहीं मैम 3 जने नहीं है, हम 4 व्यक्ति हैं। कहते चलो कोई बात नहीं, 25% बच जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस पूरी रोटी को नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दिया, 3 तो 3, 4 तो 4, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हैं, मुझे ये देखना पड़ेगा। मैंने कहा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स मेरे पास 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स है, कितने हैं, 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स। मैं इसको जैसे ही इससे डिवाइड करूंगी तो मतलब कि मेरे शेयर की वैल्यू क्या है, एक शेयर की वैल्यू यहाँ पे 50 रुपीज़ है, कितनी है, 50 रुपीज़ है। यहाँ पे भी अगर मैं निकाल दी तो मैं यहाँ पे जो अमाउंट बचा है उसको मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से मैं डिवाइड कर देती थी, तो यहाँ पे आ जाता है EPS, जो कि हम निकाल रहे हैं, सिंपली समझ पा रहे हैं, ओके क्लियर है। तो चलो एक पॉइंट हो गया, आपको पता है इस बात का, आपको एक पॉइंट हो गया आपको। उसके बाद क्लेमिंग करनी है, ठीक है। सेकंड मेथड के ऊपर अभी होल्ड करो, बताती हूँ। आई होप ये क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये समझाना था मुझे आपको। एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है कि वैल्यूएशन ऑफ द इक्विटी शेयर कैसे है कि जो टोटल एसेट्स है जो कि आपकी लायबिलिटी है, ठीक है, उनमें सबको माइनस करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आपने प्रेफरेंस शेयर भी इंक्लूड माइनस किया, यस ये सी में इंक्लूडेड है। नीचे अगर नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर, क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि एक और तरीका है बच्चे कि हम क्या कर सकते हैं, ये नंबर ऑफ इक्विटी का अमाउंट निकाल सकते हैं। एक तो ये मैंने ये अर्निंग का बता दिया, सबका मतलब एक ही है, पता है, बस तरीका यही है कि ये हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। जो अभी मैंने आपको सिखाया है ये हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अब जो मैं सिखा रही हूँ ये आप बचपन से करती आ रहे, ये आपको और भी आसान लगेगा। देखो बैलेंस शीट बनाते हैं, आप बनाते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, इक्विटी का पोर्शन लिखते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखी होती है बैलेंस शीट में, यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड्स लिखा होता है एंड रिजर्व एंड सरप्लस लिखा होता है। देन उसके बाद लायबिलिटी लिखी होती है बच्चे, लिखी होती है नहीं लिखी होती, इधर साइड क्या लिखा होता है, एसेट्स लिखा होता है, राइट। अब मैंने कितनी आइटम्स का यूज़ किया है, नेट एसेट्स मेथड से मैंने फर्स्ट जो मेथड यूज़ किया, मैंने कौन सी आइटम का यूज़ किया है, मैम आपने इन दोनों का यूज़ किया है, यूज़ किया है नहीं यूज़ किया, यस। अब बच गई ये, या तो इन सबको प्लस करके आंसर निकालो, जैसे मैंने बताया था कि इन सबका टोटल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होता है या नहीं होता। ये सारी 20 लाख है, ये लायबिलिटी आपकी 8 लाख है, ये 12 लाख है। तो मैंने देखो कैसे निकाला, टोटल अमाउंट इक्विटी के लिए कितना बचा कि 20 लाख में से मैंने 8 लाख माइनस कर दिया तो कितना बचा 12 लाख। तो ये वैसे भी 12 लाख है, या तो इनको माइनस कर दो या इसको ले लो, दोनों का मतलब एक ही है ना एक।
तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जितने भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बैलेंस है उनको ऐड कर दो, अगर रिवैल्यूएशन का नेगेटिव बैलेंस है तो उसको लेस कर दो, जितने भी खर्चे हैं उनको माइनस कर दो, वो भी क्या आ जाएगा आपके इक्विटी के इक्वल आएगा। सो सिंपल, क्लियर है, समझ में आ रहा है। जो भी बैलेंस बचेगा फिर उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड कर देंगे। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया? चलो अब ये तो कुछ भी नहीं है, जो प्रिकॉशंस आपको याद रखनी है, मतलब जब आप एसेट्स को कैलकुलेट कर रहे हो, लायबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हो, कुछ एक बातों का ध्यान रखना है जो कि मैंने आपको बता दिया। जो एसेट्स लेनी है वो मार्केट वैल्यू पे लेनी है, अगर मार्केट वैल्यू ना गिवन हो तो उस केस में हम बुक वैल्यू लेंगे। दूसरा बैड डेट्स प्रोविजन है जो आपको बनाना है बैड डेट्स के लिए, वो प्रॉपर बनाना है, सन्डी डेटर्स के ऊपर बनता है। तीसरी बात कि जितनी भी फिक्टिशियस एसेट्स होती है उनको क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। फोर्थ, जो कि आपके दिमाग में डाउट आ सकता है जब हम क्वेश्चन करेंगे कि मैम हमारे पास जितनी भी इनटेंजेबल एसेट्स होती है बैलेंस शीट में जब वो शो होती है, क्या हम उसको लेंगे? यस हम लेंगे, चाहे वो गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, कोई भी चीज़ है, उनको सबको लेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? अच्छा, प्रिकॉशन के बारे में बात की जाए लायबिलिटी की रिगार्डिंग, प्रिकॉशन लायबिलिटी में क्या होगी कि जो भी बैलेंस शीट में दिख रही है और जो नहीं दिख रही, मीन्स की जो बाहर है, उन सबको हम मार्केट वैल्यू पर लेंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जितने भी हैं, कंटीजेंसी लायबिलिटी जितनी भी हैं, उनको भी हम लेंगे। ठीक है, प्रोविजन बनाएंगे टैक्सेशन के लिए, ये भी हमारा जरूरी है, इनको माइनस कर देंगे। मतलब सब चीज़ लेंगे, जो चीज़ नहीं लेनी थी वो होती जस्ट ओनली फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, इज इट क्लियर? ओके, ये मैंने आपको समझा दिया है, जो अभी करवाया मैंने, ये मैंने यहाँ पे भी आपको ऐड ऑन किया हुआ है कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, आप नोट्स के थ्रू इसको इजीली पढ़ सकें। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता दिया। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्या कहता है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन? देखो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इक्विटी शेयर्स क्या है आपके पास 2 लाख है, दूसरा आपके पास रिजर्व दिया हुआ है, तीसरा आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। ओके, नेक्स्ट जाता है आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, इनका काम है हमें इनको ऐड करना है। दूसरा हमारे पास एसेट्स का काम है, हमें इनको ऐड ऑन करना है। तीसरा हमारे पास आपके पास प्रेफरेंस शेयर नहीं है, इसमें तो ऑब्वियस ही बात है हम उसमें नहीं लेंगे, दैट्स इट। तो चलो, तो सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें अपनी सारी की सारी टोटल एसेट्स करनी थी। टोटल एसेट्स करने के बाद हमें क्या करना है, टोटल आउटसाइड जो लायबिलिटी है वो करना है। ठीक है, ये फिर इसमें से माइनस करेंगे। टोटल एसेट्स कितनी बनेगी? अब यहाँ पर देखो लैंड एंड बिल्डिंग लेनी है, यस, बट आपको नीचे नजर आ रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग हैज बीन वैल्यूड कितनी है, 3 लाख रुपीज है। तो यहाँ पे हम कितनी लेंगे, 3 लाख रुपीज लेंगे एज कंपेयर टू दिस वन नॉट इंक्लूडेड। प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी वर्थ कितनी होगी है, 60,000 की होगी है। ओके जी, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, गुडविल है, गुडविल की कितनी है, 40,000 है। क्या गुडविल दी हुई है? गुडविल में भी टेकन ऑन द 70,000, तो इसको हम 70,000 ही लेंगे। दैट मीन्स हमें मैंने आपको बताया ना कि अगर दोनों चीज़ें गिवन है तो आपको मार्केट वैल्यू को प्रेफर करना है। इन्वेस्टमेंट क्या है, मार्केट वैल्यू आपकी 30,000 है, ये कितनी है, 20,000 है, तो यहाँ पे हम 30,000 लेंगे। ओके जी, ये भी नहीं लेने। इन्वेंट्री कितनी है, 60,000 है। क्या इन्वेंट्री के बारे में बात की जा रही है? क्या इन्वेंट्री के बारे में बात की जा रही है? हमारे पास प्लांट एंड मशीन हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, गुडविल हो गया। अच्छा, 5,000 रुपये क्या है, ट्रेड रिसीवेबल आर बैड। अच्छा, इन्वेंट्री मेरे को एज इट इज ले लेनी है 60,000। ट्रेड रिसीवेबल बच्चे कितने के थे, 80,000 रुपये के थे, उसमें से 5,000 रुपये क्या हो गए, बैड हो गए, मीन्स कि आपको पैसा उनसे रिसीव नहीं होने वाला, तो यहाँ पे 75,000 रुपीज़ बन गए। ठीक है, कैश एट बैंक के लेने वाले हैं हम 30,000। नेक्स्ट क्या है, इशू शेयर इशू एक्सपेंसेस क्या लेंगे, नॉट इंक्लूडेड, राइट, इन सबका प्लस कर दो। ठीक है, अभी पहले आइटम लिख लेते हैं, देन उसका साथ बाद में इकट्ठा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोविडेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, यस हमने लेना है 15,000। नेक्स्ट क्या, ट्रेड पेबल है 86,000, ये भी लेना है हमें। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, वर्कमैन सेविंग अकाउंट है, देखो लायबिलिटी में आ रही है। ठीक है, तो हम इसको भी लेंगे 28,000। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, टैक्सेशन प्रोविजन है, ये भी हम लेंगे 12,000। तो इन सब का प्लस करते हैं। यहाँ पर हम कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं जिससे कि हमारी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। 15,000 प्लस के 86,000 प्लस के 28,000 प्लस के 12,000, तो ये हो गया 1,41,000। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं इन चीज़ों को, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 लाख प्लस के 60,000 प्लस के 70,000 प्लस के 30,000 प्लस के 60 प्लस के 70 प्लस के 30, ये आ जाएगा 6,25,000। कितना आएगा, 6,25,000। अब मैंने क्या बताया था, स्टेप नंबर 1 क्या था, आपको एसेट्स देखनी है, जो कि मेरे पास कितनी आई है, 6,25,000 आई है, राइट।
और स्टेप नंबर 2 मेरे पास क्या था कि मेरी जितनी भी लाइबिलिटी है उनको माइनस कर देना है 1,41,000 में से, ये हमारी माइनस हो जाएगी। इनको माइनस करने के बाद 4,84,000 रुपये मेरे पास यहाँ पे आया। ये ऐसा पैसा है जो कि आपके इक्विटी के लिए बचा है, राइट। अच्छा अब ये बताओ इक्विटी शेयर होल्डर है कितने। उन्होंने कहा कि इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 20,000 है। इनकी टोटल की वैल्यू ये, हमें वैल्यू से अभी कोई मतलब नहीं है, हमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पता होने चाहिए। ये कहते हैं 20,000 रुपये, 20,000 रुपये तो दैट्स इट, काम हो गया। इसको क्या करना है, 20,000 से हमें इसको डिवाइड करना है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 20,000 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 24.2 हमारे पास क्या आ जाएगा, पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पता है क्या क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे कि जो आपकी जो इक्विटी है ना, इक्विटी है वो डिफरेंट कैटेगरी से आएंगे। डिफरेंट कैटेगरी का मतलब क्या है कि एक तो आपके पास, आप देखो मैंने आपको कौन सा केस करवाया कि जब हमारे पास इक्विटी क्या है, इक्विटी हमारे पास फुल्ली पेड अप है। क्या है, फुल्ली पेड अप है। दूसरा मेरे पास केस आएगा, क्वेश्चंस में आएंगे कि आपके पास फुल्ली पेड अप भी गिवन है, फुल्ली पेड अप भी गिवन है और आपके पास पार्टली भी गिवन है, पार्टली पेड अप है, ठीक है। और तीसरा केस क्या आ सकता है, तीसरा केस आ सकता है कि जो अगर यहीं से तीसरा केस बनेगा कि अगर पार्टली पेड अप आपको इमीडिएट करने हैं, इमीडिएट आपने कॉल करनी है या फिर आप इमीडिएट कॉल नहीं करना चाहते, तो दोनों के केस में थोड़ा सा फर्क है। कहने का मतलब एक तो फुल्ली पेड अप का केस जो भी मैंने आपको करवाया जो सो सिंपल है कि अमाउंट जो आया उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। फुल्ली पेड अप का केस यही कवर हो जाता है। दूसरा जब अनफुल्ली पेड अप है उनकी ट्रीटमेंट अलग होगी कि इमीडिएट कॉल की जा रही है या फिर अनइमीडिएट कॉल की जा रही है, ठीक है, जिसकी थोड़े साल बाद उसको मंगवा लेंगे। फिर तीसरी केस आ जाएंगे कि यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात की जाएगी कि प्रेफरेंस शेयर को इंपॉर्टेंस दी गई है, प्रेफरेंस शेयर को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, या फिर प्रेफरेंस शेयर को और उसके डिविडेंड को इंपॉर्टेंस दी गई है। ये केस मैं अभी आपको समझाती हूँ, सुनो। देखो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट क्लास ऑफ द इक्विटी शेयर गिवन है बैलेंस शीट में, मीन्स कि फुल्ली पेड अप भी है और आपका पार्टली पेड अप भी है। तो इस समय ट्रीटमेंट क्या होने वाली है, इस समय ट्रीटमेंट देखो हमारे लिए मुश्किल होगा कि हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर को निकालना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, टोटल पेड अप कैपिटल लेंगे, मीन्स कि इस समय हम पूरी टोटल अमाउंट को लेंगे। ऊपर क्या लिया था, नंबर लिया था, पॉइंट भी नोटेड, और यहाँ पर क्या लिया जाएगा, कैपिटल लिया जाएगा, बाकी सारा सेम है। चलो एक इसका एग्जाम्पल करते हैं, देन उसके बाद आपको और आसान लगेगा, ठीक है। चलो एक सेकेंड, देखो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 10,000 के एक इक्विटी है, 20,000 का एक इक्विटी है, 40,000 के एक इक्विटी शेयर होल्डर्स। 10,000 वालों ने फुल्ली पेड अप कर रखी है, 20,000 वालों ने 10 में से 8 रुपये के पैसे दे रखे हैं, मीन्स कि 2 अभी तक नहीं दिए। नेक्स्ट क्या, 48,000 वाले जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने 5 शेयर से 5 रुपये वैल्यू थी, 5 दिए, मीन्स कि यहाँ पे ये केस अलग है, इसको देखेंगे। तो पहले तो सबसे पहले वही बात है कि हमें क्या करना है, हमारी टोटल एसेट्स निकालनी है, टोटल लायबिलिटी निकालनी है, फिर उसके बाद हमारे पास प्रेफरेंस शेयर तो उसको भी माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा उसको अब क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी कैपिटल से डिवाइड करेंगे, कैपिटल से डिवाइड करेंगे। चलो अब यहाँ पर देखो एसेट्स है 8 लाख है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, इट्स ओके, हमें ये माइनस भी करना है, तो 6,80,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि मेरे पास करंट एसेट्स दी हुई है, करंट एसेट्स कितनी है, 3,50,000 रुपये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साथ साथ कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3,80,000 प्लस के 3,50,000, तो यहाँ पर हो जाती है 10,30,000। मैंने आगे क्यों नहीं किया, पता है आपको आगे क्यों नहीं किया, क्योंकि जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है, डिबेंचर ऑन डिस्काउंट है, ये इंक्लूड ही नहीं होते बच्चे, पता है आपको इस बात का, ये इंक्लूड ही नहीं होते तो हम इसको लेंगे नहीं, दैट्स इट। मेरे पास स्टेप नंबर 1 का अमाउंट आ गया है, स्टेप नंबर 2 को लेते जो कि मुझे माइनस करना है। स्टेप नंबर 2 पे बढ़ो ऊपर, क्या लिखा हुआ है, स्टेप नंबर 2 में लायबिलिटी है, लायबिलिटी को उठाओ, ये है, ये है, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 4,20,000 हो जाएगा, 4,20,000 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी यहाँ से कि ठीक है, अच्छा नीचे भी दिया होगा अमाउंट कुछ, द एसेट्स आर द वर्थ देयर बुक वैल्यू
उनकी बुक वैल्यू लेनी है जो कि हमने ले लिया। देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ द 4000 इज नॉट रिकॉर्डिंग इन द बुक एंड द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज आउटस्टैंडिंग फॉर द 6 मंथ। ओ माई गॉड, पता है क्या कह रहा है, हमारे पास कुछ एक लायबिलिटी भी है जो कि 4000 की है जो कि हमने पे नहीं की। तो कहने का मतलब जो ये 4,20,000 रुपये मेरे पास हैं, इसमें 4000 और ऐड होंगे, और ये कहता है कि जो डिवेंचर है ना इसका इंटरेस्ट 6 महीने से पेंडिंग है। तो वही लायबिलिटी तो ये भी है, पे तो ये भी करना पड़ेगा। चलो लायबिलिटी को निकालते हैं। कहते हैं 1 लाख के डिवेंचर है, कहते हैं हाँ जी सर है, कितने % इंटरेस्ट मिलना था, 12% मिलना था, ये तो पूरे साल का है। उन्होंने कहा 6 महीने का नहीं मिला, तो हमने कहा 6/12 कर देते हैं। लो सर, हो गया सिंपल, कितना हो गया, 6,000 रुपये और खर्चा ऐड हो गया, और फिर कितना हो गया, 4,30,000 रुपये मेरे पास टोटल अमाउंट आ गई है। टोटल स्टेप नंबर 2 की अमाउंट कितनी आई, स्टेप नंबर 2 की मेरे पास अमाउंट आई 4,30,000, नॉट ए 4,20,000। थोड़ा सा मेरे को नीचे ध्यान नहीं दिया, मैंने एकदम से यहाँ देखा ना ये डॉट लगी, मेरा ध्यान आ गया यहाँ गया। तो 10,30,000 में से जब मैं 4,30,000 को माइनस करूँ तो मेरे पास कितना बच जाएगा, आइए अब 6 लाख बचेगा, फिर भी कैलकुलेट, हाँ 6 लाख ही बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 6 लाख बचा। क्या आपके पास प्रेफरेंस का कुछ अमाउंट है, नहीं। अब यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पर फुल्ली पेड अप का केस नहीं है, सारे फुल्ली पेड अप नहीं है, मैंने आपको बताया यहाँ पर हमें क्या लेनी पड़ेगी, कैपिटल लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 6 लाख रुपए आया, अब इन सभी इक्विटी शेयर्स की कैपिटल की वैल्यू कितनी है, इन सबको ऐड कर दो, 2, 3, 4 और 1, 5, टोटल 5 लाख है, राइट, टोटल 5 लाख है। तो 6 लाख डिवाइड में 5 लाख करेंगे, तो अब यहाँ पर देखो कितना आएगा, 6 डिवाइड में 5 कर दो, सीधा डायरेक्ट आ जाएगा मेरे पास 1.2, राइट। 1.2 क्या है मेरे पास, पर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है, राइट। अब ये 1.2 जो आई है ना वो पर रुपी है, राइट। इक्विटी शेयर की कैपिटल यूज किया तो पर रुपी निकलेगा। तो पहले शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, पर रुपी कितनी है, 1.2। दूसरे शेयर की वैल्यू क्या थी, आपके पास 8 रुपए की आए थे, उसकी वैल्यू कितनी हुई, 1.2 हुई, और देन उसके बाद 5 रुपए आए थे आपके पास, उसकी वैल्यू क्या हुई, 1.2। ये 1.2 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रीजन सुनो मेरी बात, कि जितनी मेरे पास एसेट्स थी उसमें से 5 लाख रुपए क्या किया है हमारे पास, डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये पर रुपए आई है वैल्यू। मुझे क्या निकालना है, यूनिट्स में निकालना है, तो यूनिट्स कितनी है, 8, 5, 7, इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं जब 10 को इंटू 1.2 दैट दिस इज द 12 रुपीज़, एंड यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 1.2 दिस इज द 9.6, और यहाँ पे 12 पंजे 60, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका आंसर आ गया। तो समझने वाली बात क्या थी, जब आपकी फुल्ली पेड अप शेयर है और साथ में पार्टली पेड अप शेयर है, और उसमें ये नहीं बोला गया कि आपको इमीडिएट पेमेंट करनी है या नहीं करनी, तो उस केस में हमने क्या किया है, हमने कैपिटल को लिया है, कैपिटल से हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, फिर पर रुपए वैल्यू आई है, पर रुपए वैल्यू को जो आपकी जो शेयर की एग्जैक्ट वैल्यू थी उनके साथ हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। 1.2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है। अच्छा, तीसरा केस क्या आ जाता है, जब ये बोला गया है कि हमें इमीडिएट क्या करना है, कॉल करनी है, कि हमें मान लीजिए कि आज क्या तारीख है, सितंबर है, ठीक है। सितंबर के बाद मैंने कहा कि मेरे को 1 अक्टूबर को ही मेरे को क्या करनी है, जितने की पेमेंट है ना मुझको चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, मेरे को इमीडिएट फ्यूचर में कॉल करनी है। सो ऑब्वियस ही बात है, जो एट प्रेजेंट में शेयर की वैल्यू निकाल रही हूँ तो उनमें इनकी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें मिलने तो वाला ही है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब ऐसा हो कि इमीडिएट जो फ्यूचर में हम कॉल करके पैसा मंगवा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉशनल कॉलम, इसकी अभी तक आई नहीं है, इमेजिनेशन में हम उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। सुनो, उसमें क्या करना है, टोटल एसेट्स निकालनी है मार्केट वैल्यू पे, टोटल लायबिलिटी निकालनी है मार्केट वैल्यू पे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या करनी है, लेस करनी है। इतना अभी तक आपने लोगों ने सेम करना है, ठीक है। चेंज जो आ रहा है, चेंज आपका यहाँ आ रहा है, कितना चेंज आएगा, कि जितने शेयर हैं, ठीक है, और जितना भी पैसा आपका नहीं आया, मान लीजिए मैंने कहा 10 रुपये में से अब मैंने कहा 8 रुपये आ चुके हैं, 2 रुपये अभी नहीं आए, तो 2 रुपये, मान लीजिए 100 शेयर थे, 100 शेयर के ऊपर 2 रुपये नहीं आए, तो 200 रुपये हमें क्या करना है, ये मान लेंगे कि हमें फ्यूचर में क्या होगा, मिल जाएगा, तो इसको हम ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। तो अनपेड वैल्यू जो है उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिर वो पैसा बच जाएगा जो कि कहीं ना कहीं आपका इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है, देन उसको फिर दोबारा से नंबर ऑफ शेयर से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे।
समझ में आया? नंबर ऑफ शेयर से तभी डिवाइड करेंगे जब आपके पूरे शेयर की वैल्यू क्या है यहाँ पर आ रही है। ठीक है, चलो नॉशनल कॉल कहते हैं जो कि हम इमेजिनेशन करते हैं कि हाँ हमने क्या है शेयर को मंगवा लिया है, शेयर को कॉल कर दिया। जब यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इमीडिएट फ्यूचर में ये पता है कि आप रिमेनिंग अमाउंट को कॉल करके मंगवा लेंगे, जो पार्टली पेड अप है उसको फुली पेड अप में कन्वर्ट कर देंगे, तो जितना अमाउंट पार्टली पेड अप है, ठीक है, और जितना अनपेड अप है, जो अनपेड अप अमाउंट है उसको हम क्या कर लेंगे, वापस से ऐड कर लेंगे। तीसरा केस ये है, देखो एग्जाम्पल, ये कहते हैं कि कंप्यूट द इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू दैट मीन्स हमारी जो एक्चुअल वैल्यू उसको फाइंड आउट करना है इक्विटी का। टोटल एसेट्स दे रखे 6,25,000, बहुत आसान काम कर दिया इन्होंने हमारे लिए कि 6,25,000 मेरे पास क्या है, टोटल एसेट्स हैं, ठीक है, 6,25,000 रुपये। उसके बाद मेरे पास एक्सटर्नल लायबिलिटी दी हुई है जो कि मुझे क्या करनी है, लेस करनी है। आउटस्टैंडिंग जो लायबिलिटीज़ है 1,18,000 रुपये मेरे को ये लेस करनी है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है प्रेफरेंस शेयर कितने का है, 100 के ईच है, 1,00,000 रुपये के हैं, ये भी मुझे क्या करनी है, लेस करनी है। इज इट क्लियर? देन उसके बाद आपको 20,000 रुपये इक्विटी शेयर है जो कि फुल्ली पेड अप है, इसका कोई रोल नहीं है अभी। 9,000 के जो 9,000 जो इक्विटी शेयर है 10 के थे, आए पैसे कितने, ओनली 8 रुपीज़, ठीक है। मीन्स की 2 रुपये पेंडिंग है 72,000 रुपये, सॉरी 2 रुपये पेंडिंग है 9,000 शेयर के ऊपर, तो कितने रुपए पेंडिंग है, 18,000 रुपये पेंडिंग है ना, समझ पा रहे हो? 10 में से 8 पैसे आ चुके हैं, 2 नहीं आए हैं। नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 9,000 थे, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसको क्या है, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है 6,000 शेयर इक्विटी शेयर, फिर उनको रिक्वायरमेंट हुई, उन्होंने फिर इशू कर दिया। उसमें से 10 रुपये में से क्या हुए, आपके पास केवल 5 रुपये पेड अप है, अनपेड अप कितने हुए, 5 हुए। कितने शेयर है, 6,000 शेयर है, मल्टीप्लाई कर दो, 30,000 रुपये हो गए। क्लियर है? मीन्स कि ये अमाउंट आपका क्या हो जाएगा कि ऐसा पैसा जो कि बस इमेजिनेशन में कि हमें ये पैसा मिल गया। तो चलो फटाफट इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर था, ये भी माइनस कर दिया, मैं फटाफट कर लेती हूँ। 6,25,000 माइनस के 1,18,000 माइनस करना है, यहाँ पर आ जाएगा 1,00,000 और माइनस कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा 4,07,000 रुपये, ये टोटल अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, नॉशनल कॉल जो अनपेड अप, देखो यहाँ पे मैं वापस लिख रही हूँ, जितने भी अमाउंट आपकी अनपेड थी उसके आपने नंबर ऑफ शेयर से क्या किया है, नंबर ऑफ शेयर से आपने मल्टीप्लाई किया है। आपके पास 2 शेयर थे, नंबर ऑफ शेयर कितने थे, उसमें 9,000 थे। आपके पास 5 शेयर थे, नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 6,000 थे। इनको सबको करने के बाद आपको 18,000 और 30,000 क्या करना है, प्लस करना है। तो इसके अंदर प्लस कर दो, 30,000 प्लस के 18,000, तो ये आ जाएगा 4,55,000, ठीक है, 4,55,000, यही है ना, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कर दिया। अब मैंने क्या कहा था, किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है, राइट। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है। अब यहाँ पर एक इक्विटी, ये वाली इक्विटी लेने, ये वाली लेने, ये वाली लेने, हमें सभी लेने हैं। तो 20 प्लस के 9, 29 और 6 कितना हो गया आपका, 35,000 हो गया। मीन्स कि आपके पास अमाउंट कितनी अवेलेबल है, अमाउंट अवेलेबल है बच्चे आपके पास 4,55,000, और ये कितने शेयर होल्डर्स में बटेगी, 35,000 शेयर होल्डर्स में बटेगी। तो मैं जैसे ही इसको डिवाइड कर दूँ 35,000 से, एक सेकेंड, 35,000, तो ये आ जाएगा 30 रुपीज़। समझ में आ रहा है, इतना समझ में है। ये तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आई है इक्विटी शेयर के, राइट। इक्विटी शेयर की आपकी पर वैल्यू आपको समझ में आ गई कि हाँ मेरे पास जो इनकी वैल्यू है वो 13 रुपये है, पर जो पैसे आए नहीं है उनमें से ये पैसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2 नहीं आए तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, 13 नहीं है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 वैल्यू आ जाएगी। 7 और 5 13, 7 और 5 12 हो गए, तो यहाँ पे 8 वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया, समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। ऊपर हमने क्या डिस्कस किया था, जब हमने इमीडिएट पेमेंट नहीं करनी है, इमीडिएट पेमेंट आपको रिसीव नहीं करनी है, तो उस समय हमने जितनी भी आपके पास टोटल कैपिटल थी उसके साथ डायरेक्ट डिवाइड किया, ठीक है। आपकी पर रुपी वैल्यू आई, हमने 10 नंबर ऑफ शेयर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया कि एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाए। नीचे हमने इमीडिएट पेमेंट रिसीव करनी है, हमने नॉशनल कॉल निकाली, सारी अमाउंट को ऐड ऑन कर दिया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाले, पर वैल्यू मेरे पास यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई, तो जितने पैसे नहीं मिले थे उनको माइनस कर दो, तो ये बता देंगे कि हमारी वैल्यू इतनी है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, इज इट क्लियर? ओके। अब ये 4th क्वेश्चन ना आप सभी के लिए होमवर्क है,
आपको क्या बताना है कि मैम आपने जो होमवर्क दिया था 4th क्वेश्चन इसका आंसर ये, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, थोड़ा सा, ये फुल्ली पेड अप वाला है, ठीक है। के लाइबिलिटी है, एसेट्स है, इन दोनों को सबको प्लस करना है। फर्क पता है इसमें बस कितना है कि यहाँ पे गुडविल भी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? गुडविल कैलकुलेट करनी है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट करना आपको सिखाया था। वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल बहुत अच्छे से हमने टॉपिक को किया था, ठीक है, ये आपको बताना है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास प्रेफरेंस शेयर का सिनारियो, क्या कहते हैं। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर नहीं है यहाँ पर, ये अलग क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल है कितनी है, 25,000 रुपये है, इक्विटी शेयर है 10 का 1 है, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 1500 रुपये की हैं, 12% प्रेफरेंस शेयर है, 10 का 1 है, तो यहाँ पे 1.5 लाख की हुई है। अच्छा, यहाँ पे ये ऊपर दिया हुआ है, लाइबिलिटी दी हुई है, करंट लाइबिलिटी दी हुई है, एसेट्स दी हुई है। हमें निकालना क्या है ये देखते हैं कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड है आर द एरियर इन द फॉर द लास्ट 2 ईयर, ये बताया था मैंने कि अगर प्रेफरेंस शेयर का एरियर रहता हो, एरियर हो तो वो भी माइनस करना है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया था कि आपका 2 साल से प्रेफरेंस शेयर का एरियर है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड ही निकालो बेटे। क्या है कि आपके पास 1.5 लाख रुपए हैं और 1.5 लाख के ऊपर आपको 12% इंटरेस्ट देना था, ठीक है। तो 1 साल का कितना निकला, 18,000 निकला। ये तो 1 साल का है, हमें 1 साल का और लेना है, तो 18 36,000 रुपये हो गए। मीन्स की 36,000 रुपये आपका क्या होने वाला है, ये माइनस होने वाला है ऊपर से जो अमाउंट आएगी, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये नोट करो, पहला पॉइंट हो गया। बहुत सिंपल से पता है आपको क्वेश्चन। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 45,000। ओके, इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये इसकी वैल्यू कितनी है, 45,000 है। ओके, आउट ऑफ द डाउटफुल डेट 80% आर द रिवोकेबल, ये कह रहे रिसीवेबल, ठीक है, रिकवरेबल, सॉरी रिकवरेबल है, आइए मैं, हाँ रिकवरेबल है। तो ये कहते हैं कि 80% जो डाउटफुल डेट है ना वो रिकवरेबल हो गया। डाउटफुल डेट कहाँ है, ढूंढो जल्दी से उसको। कंसीडर द डाउटफुल कितना है आपका, 20,000 है। इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ पर इसका क्या लेना है, यहाँ पर इसका लेना है आपको, लेना जस्ट ओनली आपको 80% लेना है। अच्छा, 80% किसका लेंगे? अब यहाँ पर देखो, आपने कहा कि मेरे पास कितने डाउटफुल डेट थे, 20,000 थे। ये कहते हैं कि इसमें से कितने आपको डाउटफुल हुए हैं, ओनली 80%, दैट मीन्स 20% का पैसा हमें मिल चुका है। तो 20,000 का मैं 80% निकालूँ तो मेरे पास कितना निकल के आएगा बच्चे? कहते हैं 16,000 ही ऐसे हैं जो पैसे नहीं मिले आउट ऑफ द 20,000, बाकी के 4,000 मिल गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब कितना अमाउंट लेंगे आप, अब कितना अमाउंट लेंगे? मैंने कहा 80,000 में से आपको 16,000 क्या है, 16,000 क्या है आपके, अच्छा ये अलग है, ये अलग है बेटे, मैं इसको इसी में जोड़ रही थी, सॉरी फॉर दैट। डाउटफुल डेट 20,000 के थे तो हमें 60,000 क्या हो गया, मिले हैं। 80,000 हम कंप्लीट ही लेने वाले मेरे हिसाब से। यहाँ पे पहले हम 16,000 का हिसाब कर लेते हैं, अगर इसके बारे में कुछ बोला तो फिर देखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। यहाँ पे इन्वेंट्री थी, ठीक है। अब मेरे पास, अच्छा इन्वेस्टमेंट की थी मैंने यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, देयर आर द कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट इन द फॉलोइंग। कंटीजेंट लायबिलिटी ये कहते हैं कि अनकॉल्ड लायबिलिटी है जो कि 12,000 रुपये है ऑन पार्टली पेड शेयर। कह रहे हैं कि अनकॉल्ड लायबिलिटी आपको क्या है, ओनली ऑब्वियस ही बात है, रिसीव हो रही है, एक तरफ ये बढ़ रही है तो कैश में से माइनस हो जाएगी। सो दोनों तरफ ये क्या हो रही है, रेक्टिफाई हो रही है। कि ऑब्वियस है कि मैं एक तरफ तो कैश में से माइनस करूंगी, इन्वेस्टमेंट में ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसकी एंट्री करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना चाहते तो मत करो, क्योंकि एक दूसरे से ये रेक्टिफाई हो रही है। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑन द अकाउंट ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड विच इज एक्सपेक्टेड टू बी द मेटेरियलाइज्ड इन द 10,000। ये आपका अनएक्सचेंज डिस्काउंटेड बिल है जो कि आपका लायबिलिटी बन रहा है 10,000 रुपये, दैट्स इट। अब यहाँ पर देखो क्या क्या हो चुके हैं आपके पास, फिक्स एसेट्स है 2,90,000 लेना है आपको। क्या आपके पास गुडविल होगी, नहीं हुई है तो यहाँ पे 50,000 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट हो गई, इन्वेंट्री नहीं हुई है, 1,80,000 हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कहाँ है, अच्छा ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। मैं भी कहूँ यहाँ इन दोनों का ऐड क्यों किया हुआ है। 80,000 तो यहाँ पे आ जाएंगे और 60,000 का मैंने हिसाब आपको बता दिया। कैश एट बैंक क्या है आपके पास, कैश एट बैंक है 40,000, ठीक है। ये आपकी टोटल एसेट्स हो जाएगी, क्योंकि कैश एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस कभी भी इंक्लूड नहीं होते तो यहाँ पर इंक्लूड होंगे भी नहीं। लायबिलिटी साइड में क्या आएगा, करंट आपके पास ये आ जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी आपके 1 लाख रुपीज़ की,
ठीक है। ट्रेड पेबल आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे 90,000 और 10,000। इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2,10,000 रुपये। स्कोर कर लेते हैं हम, स्कोर कर लेते हैं। हमारे पास कितना है आपके पास, ये है आपके पास 2,90,000 और उसके बाद आ जाता है आपके पास 50,000, उसके बाद आ जाता है 45,000, उसके बाद आ जाता है आपके पास 1,80,000 प्लस के 16,000 प्लस के अब आगे आ जाता है 16,000 के बाद 80,000, राइट 80,000 है ना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास 40,000। सो यहाँ पर आने के बाद आपके पास आ जाता है, अब यहाँ पर 7,01,000 रुपये यहाँ पे आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। वैसे कैलकुलेशन आप कर लेना, अगर कोई गड़बड़ नज़र आती तो मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन सभी बच्चों के लिए। अब मेरे पास स्टेप नंबर 1 का अमाउंट कितना आया 7,01,000 और स्टेप नंबर 2 का बैलेंस कितना आया 2,10,000। इनको लेस करेंगे, इसको मैं अलग पेन से दिखा देती हूँ। इनको जैसे ही मैं लेस करूँगी 7,01,000 को मैं 2,10,000 से मैं इसको डिवाइड करूँ तो मेरे माइनस करना है, सॉरी 2,10,000 से मैं इसको लेस करूँ तो मेरे पास 4,91,000 आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर दिए हुए तो प्रेफरेंस शेयर को माइनस कर दो, इसका डिविडेंड दिया हो इसका डिविडेंड हमें क्या करना है माइनस करना है। 1.5 लाख और 36,000 और माइनस हो जाएंगे, राइट 1.5 लाख और 36,000 माइनस हो जाएंगे, तो दोनों को माइनस कर दो। माइनस करने के बाद मैं आपको बताती हूँ, तो सीधा 186,000 माइनस कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 3,05,000 रुपये। अच्छा जी, हो गया सिंपल सा काम, 3,05,000 हो गया। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 25,000, इसको डिवाइड कर दो, पर वैल्यू शेयर आ जाएगी। उम्मीद करेंगे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं इससे आपके सभी तरीके के डाउट क्लियर हुए होंगे। अब मैं बढ़ती हूँ आपके प्रेफरेंस शेयर के ऊपर कि जब हमारे प्रेफरेंस शेयर की डिफरेंट क्राइटेरिया से इनके ट्रीटमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। डिफरेंट क्राइटेरिया से ट्रीटमेंट करने का मतलब क्या है कि इन केस ये बोला जाए भाई आपके पास प्रेफरेंस शेयर, जो पहला केस आ जाता है कि आपको ये बोला जाए कि प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी देनी है या नहीं देनी। प्रायोरिटी का मतलब मैम, प्रायोरिटी का मतलब है बेटा कि जो भी आपके पास जो अमाउंट निकल कर आ रहा है उसमें से आपको उसको माइनस करना है या उसके डिविडेंड को माइनस करना है या नहीं करना, उसके बारे में बात की जा रही है। अगर मैं कहूँ कि आपको प्रायोरिटी दी जा रही है कि हाँ जी दोनों के दोनों को ट्रीटमेंट देनी है, दोनों को प्रायोरिटी देनी है, तो उस केस में क्या होगा, जो नॉर्मली अभी जो मैंने अभी आपको केस करके दिखाया कि दोनों को माइनस किया, जो भी अमाउंट बचेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल सा जो कि एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर हमने डिस्कस किया, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने हर ले रखी, जितने क्वेश्चन पॉइंट है उतने एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, अगर मैं कहूँ कि दोनों को प्रायोरिटी में से एक को देनी है, मान लो कैपिटल कह रहे हैं कि कैपिटल माइनस करनी है, डिविडेंड को माइनस नहीं करना, इट्स ओके, हम डिविडेंड को माइनस नहीं करेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल पर वैल्यू क्या ऐसे निकलेगी, तो अमाउंट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर आ जाएगा। इन केस ये कह रहे हैं कि डिविडेंड को प्रायोरिटी देनी है, तो ऑब्वियस ही बात है कैपिटल माइनस नहीं हो रही है, तो इस केस में जो अमाउंट बचेगा आखिरी में उसके ऊपर अधिकार प्रेफरेंस का भी होगा और इक्विटी का भी होगा। अरे भाई जो पैसा बचा उन शेयर होल्डर्स का ही तो, और कहाँ जाएगा है। उन्होंने कहा कि भाई प्रेफरेंस को देना ही नहीं है पैसा, तो जो बचेगा प्रेफरेंस के लिए तो वही बटेगा। तो मतलब कि जो पहले इक्विटी के साथ ट्रीटमेंट की जाती थी सेम एसिटीज इसमें होगी। पहले यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होता था, बट यहाँ पे क्या है, इक्विटी प्रेफरेंस वालों को पैसा नहीं देना, बाद में देना बचा हुआ। तो कहते ठीक है दोनों को प्लस कर देंगे, जो भी अमाउंट बचेगा दोनों के लिए दोनों में बांट देंगे। अच्छा जी, मैंने कहा कि अगर ना तो डिविडेंड देने से मना कर दे, प्रेफरेंस की कैपिटल देने से मना कर दे, मींस कि कुछ भी नहीं देना, कोई भी प्रायोरिटी नहीं है, तो इस सिनारियो में वही सेम एज इट इज ट्रीटमेंट होगी जो आपने यहाँ पे किया। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। अरे क्वेश्चन बहुत है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है मेरे पास, और जितना करोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इक्विटी है, आपके पास प्रेफरेंस शेयर है, 6% प्रेफरेंस शेयर है, 10 का ईच है, फुल्ली पेड अप है, ओके। ये रिजर्व्स दिए हुए हैं, इट्स ओके। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास, सीधा नीचे पहुंचती हूँ मैं क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़नी बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि हम उसमें मिस्टेक कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे देखो करंट एसेट्स दी हुई है, करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है जिसकी जो कि मार्केट वैल्यू है। अब आप सीधा बढ़ो, करंट एसेट्स कहाँ है भाई, करंट एसेट्स ये रही। करंट एसेट्स कितनी दी हुई है, करंट एसेट्स दी हुई है आपके पास 1,48,000। अब 1,48,000 में ना
ध्यान से सुनना, इसके करने के ना दो तरीके, मैं सिंपल सा तरीका बता दूँ। ये कहते हैं कि इसमें ना 50,000 रुपये आपके पास क्या है, इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है, जो कि मार्केट वैल्यू पे हमें इसी पे लेनी है, इट्स ओके। ओ विच 48,000 हो चुकी है, इसकी जो इसकी वैल्यू 50,000 थी वो अब क्या है 48,000 हो गई है। कहने का मतलब 2,000 से क्या हो गया, घट गई। इसमें से डायरेक्ट मैं 2,000 माइनस कर दूं इसमें से माइनस, एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ दे दिया। दूसरा कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूडिंग इन द करंट एसेट, कहते हैं एक और चीज़ है जो कि करंट एसेट्स में इंक्लूडेड है, कौन है, ट्रेड रिसीवेबल है। डाउटफुल में आ चुकी है, एक्सटेंड टू बी द 5,000 रुपये की, फॉर विच नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर सो फार। उसके रिगार्डिंग प्रोविजन नहीं बनाया, तो ऑब्वियसली बात की गई थी कि जितने भी प्रोविजन है वो हमने बनाने हैं। तो यहाँ पे 5,000 रुपये क्या है डाउटफुल में, तो ये माइनस हो जाएंगे, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से माइनस कर दूँ। अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं कि इन्वेंट्री एट द एंड डिड नॉट इंक्लूडिंग आर रिटर्न ऑफ 5,700 रुपये थ्रू द ट्रांजेक्शन्स वर प्रॉपरली, क्या कहते हैं, वर प्रॉपरली रिकॉर्डेड एंड पोस्ट, ये आपको ब्लर नजर आएगा, आई होप नहीं, पोस्टेड है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर आपको इन्वेंट्री का अमाउंट दिया हुआ है जिसके ऊपर आपको रिटर्न मिल रहे हैं, सो कहीं ना कहीं वो रिटर्न क्या होंगे, यहाँ पर आपके अमाउंट में ऐड हो जाएंगे। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, क्योंकि इन्वेंट्री को इंक्रीज कर रहे हैं, जो चीज़ें डिक्रीज कर रही थी मैंने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सो कहने का मतलब 1,48,000 में से मेरे को 7,000 पहले माइनस करने हैं और 5,700 मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो ये मेरे पास इस करंट एसेट्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब नीचे बढ़ो कि डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट इज ओइंग फॉर द 1 ईयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड्स आर इन एरियर फॉर द 2 ईयर। ये कह रहे कि जो डेप्रिसिएशन का जो इंटरेस्ट था ना वो 1 साल से अरियर में है और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड वो 2 साल से अरियर में है। सुनो, आ जाओ ऊपर पहुंचो, ऊपर पहुंचो, जल्दी से पहुंचो। सबसे पहले हम प्रेफरेंस डिवेंचर्स का निकाल लेते हैं। 60,000 रुपीज़ है, 60,000 रुपीज़ के ऊपर 12% साल में दे रहे थे, उसने कहा कि 1 साल का अरियर में, तो 1 साल का निकाल लेंगे। सो 12×5 60, 72, 7200 रुपये अरियर में है, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। ओके सर, तो लेस होगा, ये भी ऐड नहीं होगा, लेस होगा कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में आता है। दूसरा आपके पास प्रेफरेंस शेयर था जिसका 2 साल के लिए अरियर था। प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 2 लाख के बचे, इनके ऊपर नोट डालो चाहिए, 1 हो गया, 2 हो गया। मैं इसको यही इसलिए समझा रही हूँ कि मेरे को बार बार ऊपर नीचे ना स्क्रॉल करना पड़े और टाइम भी थोड़ा सा बच जाए हमारा, है ना। तो 2 लाख रुपए 6% पे चल रहा है और ये 2 साल का अरियर है, तो 2 साल से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि 6 दूनी 12, 12,000 1 साल का, दूसरे साल का भी 12,000, तो टोटल हो गया 24,000। बच्चों वाली की तरह कर लो, या फिर सीधा डायरेक्ट 2,000 से मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई करते तब भी 24,000 आ जाता। तो ये तो हो गया भाई डिविडेंड जो कि अरियर में था। अब इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, जो जो अमाउंट हमारे पास है। सबसे पहले टोटल एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं। टोटल एसेट्स को यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, टोटल एसेट्स को मैं यहाँ पे यहीं से ले लेते हैं 4,90,000। और अब देखो 4,90,000 यहाँ पे ये लेना था, ठीक है। अब या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1,48,000 लेने के बाद इसको प्लस कर दो और उसमें से बाद में माइनस कर दो 7,000 रुपये, ये माइनस कर देना, ये 5,700 प्लस कर देना, या फिर यहीं से एग्जैक्ट माइनस कर दो कि 7,000 माइनस करने 1,41,000 आ गए, प्लस कर दो कितना हो जाएगा 1,46,700, ठीक है। तो मैं किसी भी मेथड, मतलब मेथड बहुत है, किसी भी तरीके से कर लो। मैंने क्या किया है, इसको उठाया है, इसको उठाया है, एज इट इज रख दिया। जो बैलेंस मैंने निकाला था, ये दोनों चीज़ें मुझे माइनस करनी थी, मैंने यहाँ पे कर दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4,90,000 प्लस के 1,48,000, ठीक है। और ये आ जाएगा मेरे पास 6,38,000, 6,38,000। 6,38,000 में से मैं 7,000 माइनस करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6,31,000। 6,31,000 में ये 5,000 प्लस करना है तो कितना हो जाएगा 6,36,700। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? 6,36,700 तक कितना कैसे कुछ आया, ठीक है। ये क्या है मेरे पास एसेट्स है, ये मेरे पास क्या है टोटल एसेट्स है। अरे बेटा इससे भी तो यही आता है ना, ध्यान से सुनो। 4,90,000 है, ठीक है। ये तो एक फर्स्ट मेथड हो गया, यहाँ लिख भी देती हूँ फर्स्ट मेथड इस तरीके से। 4,90,000 में 1,41,000 को प्लस करो, लो ये 4,90,000 में 1,41,000 को प्लस किया तो 6,30,000 रुपये मेरे पास आया, ठीक है। 6,30,000 41 है क्या, ओहो मेरा कैलकुलेटर में गड़बड़ कर दी मैंने। 1,41,000 पहले 40 लिख दिया मैंने, तो 6,31,000 आया।
6,31,000 में मैं इसको प्लस करूँगी तो तब भी तो यही आएगा ना, 6,36,700। ठीक है, ये मेरे पास टोटल एसेट्स आ गए। अब बढ़ते हैं लायबिलिटी की साइड। लायबिलिटी में डिबेंचर्स आएगा, करंट लायबिलिटी आएगी, मीन्स की ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, 6,00,000 और 80,000। देखो 60,000 80,000, जो डिबेंचर्स का अरियर था 7,200, दोनों ऐड कर, सभी ऐड कर लेंगे तो 60 प्लस के 80, तो ये आ जाएगा 1,40,000 और 1,40,000 में प्लस करेंगे 7,200 तो कितना आया 1,47,200। अब मेरे को क्या करना है, स्टेप नंबर 2 को स्टेप नंबर 1 से मुझे डिवाइड करना है, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस करनी है। तो मेरे पास 1,47,200 आया, इसको मैं क्या कर दूं, इसको मैं माइनस कर दूं 6,36,700 में से, तो मेरे पास कितना आ गया 4,89,500 रुपये। क्या इतना समझ में आया, इतना क्लियर है? चलो अब इतना क्लियर होते हुए भी हम आगे बढ़ते हैं केस नंबर 1 पर। वो कहते हैं कि प्रेफरेंस शेयर हैव अ प्रायोरिटी बोथ टू द पेमेंट ऑफ द कैपिटल एंड द अरियर ऑफ द डिविडेंड इन द टाइम ऑफ द इवेंट ऑफ द लिक्विडेशन टेकिंग प्लेस। ये कहते हैं कि जो आपका 4,89,500 मेरे पास क्या आई है, नेट एसेट्स आई है, उसमें से मेरे को प्रेफरेंस का अमाउंट भी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस का डिविडेंड भी, दोनों को हमने प्रायोरिटी दी है उन दोनों को लेस करने की। अब देखो कितना है, प्रेफरेंस शेयर भाई 2 लाख है, डिविडेंड कितना, इसका कितना था 24,000 था, तो 2,24,000 इसमें से माइनस हो जाएंगे, 2,24,000 इसमें से जब मैं माइनस करूं तो मेरे पास 2,65,500 रुपये आ जाएंगे। कितना आएगा 2,65,500। कितना माइनस किया मैंने, 2 लाख तो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर के और इसके 24,000 मैंने डिविडेंड के माइनस किया। अब मेरे पास ये अमाउंट, वो अमाउंट बची है जो कि आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या होने वाले, डिस्ट्रीब्यूट होने वाले। सो सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर, क्योंकि प्रेफरेंस को पैसा मिल गया तो प्रेफरेंस नीचे आएगा नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस नीचे कब आएगा जब उसको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, तब तो यहाँ पे दे दिए भाई, सिंपल सा है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं बच्चों, जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स मेरे पास 3 लाख हैं, कैपिटल 10 का 1 है तो ऑब्वियस है 30,000 रुपये के 30,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। 30,000 से मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ, डिवाइड में 30,000, तो मेरे पास 8.85 इस शेयर की वैल्यू आ गई है इक्विटी वालों की। ठीक है, हर एक इक्विटी के एक शेयर की वैल्यू 8.85। दूसरा केस ये कहते हैं कि प्रेफरेंस शेयर हैव द नो प्रायोरिटी एज द कैपिटल एंड द अरियर ऑफ द डिविडेंड। मींस की किसी को भी मतलब प्रायोरिटी नहीं दी, मींस की 4,89,000 में से ना तो ये अमाउंट माइनस होगा ना ये अमाउंट माइनस होगा, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे 4,89,500 ही बचा। अब यहाँ पर देखो किससे डिवाइड होगा, इक्विटी वाले भी आएंगे और प्रेफरेंस वाले भी भागे आएंगे, भाई हमें पहले नहीं पेमेंट की अब तो दे दो। तो यहाँ पे कितने होंगे, प्रेफरेंस शेयर को ऐड कर दो, 2 लाख प्लस के साथ करेंगे 30,000 से। तो अब मैं 4,89,500 को डिवाइड करती हूँ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं 30,000 थे, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं आपके पास 10 का 1 है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे 20,000 के प्रेफरेंस शेयर, तो 50 टोटल दोनों का टोटल कितना हो गया 50,000 हो गया। अब जैसे ही मैं इसको 50,000 से, एक सेकेंड, जैसे ही मैं यहाँ पे 50,000 से इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 4,89,000 लिखा हुआ था और डिवाइड में करेंगे 50,000 तो ये आ जाएगा 9.79 मेरे पास पर वैल्यू शेयर आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस क्या है कि जब ये बोला गया है कि प्रेफरेंस शेयर हैव द प्रायोरिटी एज टू द पेमेंट ऑफ द कैपिटल ओनली, कैपिटल की पेमेंट करनी है, तो क्या होगा 4,89,500 में से हम 2 लाख को ही माइनस करेंगे, तो 2,89,500 आ जाएगा। ठीक है, 2,89,500 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, क्या 24,000 माइनस होंगे? नहीं होंगे। नंबर ऑफ प्रेफरेंस इक्विटी शेयर कितने हैं 30,000 है, क्योंकि प्रेफरेंस को तो पैसा मिल चुका है। अब आपको मैंने बताया था कि जब अगर जैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, अब अगर प्रेफरेंस को अगर पहले पैसा मिल चुका हो तो नीचे नंबर में ऐड नहीं होगा, अगर नहीं मिला तो उसको ऐड करेंगे, यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, प्रेफरेंस से पैसा मतलब जितना अमाउंट था उसमें से प्रेफरेंस की पेमेंट हो चुकी है। सो नेट एसेट्स जो ऐसा अमाउंट बच चुका है जो केवल इक्विटी के लिए है, तो हम केवल इक्विटी से ही डिवाइड करेंगे। तो 2,89,500 को अब मैं दोबारा से डिवाइड करती हूँ 30,000 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 9.65 था। ये आप देखना बढ़ घट कैसे रहे हैं, अभी बताऊंगी। प्रेफरेंस शेयर हैव द प्रायोरिटी टू द पेमेंट ऑफ द अरियर ऑफ द डिविडेंड ओनली, मींस कि डिविडेंड की पेमेंट करने के लिए बोला है,
4,89,500 में से ओनली एंड ओनली 24,000 को लेस करना है। कहते हैं चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5,500 यहाँ से आ जाएगा 6, 4,65,000। अब ये बताओ किस किस में बटेगा? क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल की पेमेंट हुई है? नहीं हुई है। तो कहते हैं भाई हमें भी दे दो यार, हम भी वेट में हैं। तो यहाँ पे 50,000 ऐड हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4,65,500 डिवाइड करेंगे 50,000 से, तो ये आ जाएगा 9.31%। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कैपिटल कम है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम है, तो वैल्यू क्या आई है? वो भी कम आई है। यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर ओनली 20,000 इंक्रीज हुए हैं, तो यहाँ पे शेयर की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है? कैपिटल कम हुई है, ठीक है, डिविडेंड का अमाउंट के थोड़े से होने के कारण यहाँ पे इसकी वैल्यू इस पॉइंट से बढ़कर यहाँ हो गई है। देख पा रहे हो? मीन्स कि जितना ज़्यादा अमाउंट बचेगा उतने ही ज़्यादा क्या होंगे? नंबर ऑफ पर वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर बचेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पिज़्ज़ा है, एक तो क्या कर रहे हैं, पिज़्ज़ा जितना ज़्यादा आपके पास कितना बटेगा? कैसे जब ज़्यादा बटेगा? जब आपके पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है ना। एक तो मैं इन्हीं चीज़ों को मैं एक तो पिज़्ज़ा क्या है 2 पार्ट में बट रहा है, एक पिज़्ज़ा क्या है 4 पार्ट्स में बट रहा है, ठीक है। सो जब 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे क्या होगा? आपका ज़्यादा मिलने वाला है, 50-50% मिलने वाला है। क्लियर है? ये हो जाता है बेटे आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। बहुत बहुत इन डेप्थ में मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद करूंगी आपको भी समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चे कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन स्पेशली आप लोगों के लिए, सो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जाता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द मेथड। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द, अब यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं कि जितना हमने कमाया है उसको हमने क्या करते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो हम डिविडेंड के बेसिस पे मानेंगे कि हाँ कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, एक दूसरा कहते हैं कि हम अर्निंग के बेसिस पे मानेंगे। डिविडेंड के बेसिस पे मानने का मतलब क्या है कि वहां पर केवल फोकस किया जाएगा कि हमने डिविडेंड कितना दिया है, क्वांटिटी ऑफ द डिविडेंड कितनी है। अच्छा, तो फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है? क्वांटिटी ऑफ द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना किया है, लेवल ऑफ डिविडेंड कितना किया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा कि आप अपने शेयर होल्डर्स को 15% क्या कर रहे हो? डिविडेंड दे रहे हो। आप एक्चुअल में कितने परसेंट दे रहे हो? आप डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कितना कर रहे हो अपने शेयर होल्डर्स को? 50% कर रहे हो। बट मार्केट रेट जो है ना बच्चे, मार्केट कह लीजिए, नॉर्मल रेट कह लीजिए, कि जो मार्केट में जो नॉर्मल रेट चल रहा है वो तो भाई 10% है। तो ऑब्वियस है भाई कि तुम मार्केट को देख के अपने शेयर होल्डर को ज्यादा दे रहे हो, तो आपकी शेयर की वैल्यू भी तो क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी, नहीं मिलेगी? यस मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए 100 शेयर्स के ऊपर आप 10 रुपीज दे रहे हो, तो यहाँ पे 100 शेयर के ऊपर आप कितने रुपए दे रहे हो? 15 रुपए दे रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? अपने डिविडेंड की वैल्यू को किसके साथ कंपेयर करेंगे? मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। देन आपको पता चलेगा कि आपके जो ईपीएस की अर्निंग पर शेयर है वो कितनी है। इसी तरीके से यहाँ पर है अर्निंग कितना आप कमा रहे हो, यहाँ पे अर्निंग के ऊपर फोकस किया गया कि आपने कमाया कितना है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा, राइट। ये दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है कि जो आपके पास जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रेट कितनी है? आपने कितनी की है? 20% की है। मार्केट में रेट कितना चल रहा है? 10% कर रहे हैं। दैट मीन्स आप उससे डबल कर रहे हो। कहने का मतलब मान लीजिए एक शेयर की जो मार्केट में वैल्यू जो है ना शेयर्स की, वो क्या है? 100 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो कि ये कह रहा है कि मार्केट में आप कितना दे रहे हो? 20 रुपये दे रहे हो, और वही उसी शेयर के प्राइस के ऊपर मार्केट में कितना दे रहे हैं? 10 रुपये दे रहे हैं, राइट। आपने किसको बेस माना? आपने किसको कंपेयर किया? किसके साथ कंपेयर किया है? मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर किया है। आप जितना दे रहे हो, अच्छा कितने शेयर पे दे रहे हो? फेस वैल्यू क्या है इसके? 100 रुपये। तो इसको कट करेंगे, दैट मीन्स आपको आपके शेयर की वैल्यू कितनी है? 200 रुपये है। समझ में आया? मीन्स कि आप डबल दे रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है 100 रुपये की बजाय आपकी शेयर की वैल्यू डबल होगी। अगर आप क्या कर रहे हो 10 रुपये की बजाय 15% दे रहे हो, तो आपके शेयर की वैल्यू मार्केट में 100 है, तो आपकी एट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 150 है। तो जितना डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4th टाइम होगा, उतनी ज़्यादा आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ती चलेगी। समझ पा रहे? तो इसको निकालने के लिए ना आपको कुछ एक आइटम्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्या? कि जो डिविडेंड यील्ड मेथड है, मैंने आपको भी यहाँ पे फॉर्मूला लिख के बताया। क्या लिखा था मैंने अभी आपके लिए कि आपने कितना आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड पर्सन्स को दे रहे हो। मैंने कहा कि मैं तो 15 रुपये दे रहा हूँ,
और नॉर्मल मार्केट में क्या चल रहा है, आपने कहा कि 10 रुपये चल रहा है। पेड अप वैल्यू, अब देखो मैंने कहा कि 10 रुपये का एक शेयर था, उसमें से 8 रुपये के अभी तक लोगों ने क्या 8 रुपये की पेमेंट की है, 2 की नहीं की, क्या आप इसको ऊपर भी डिविडेंड दोगे? क्या जिनके अभी तक आपको पैसे मिले नहीं है क्या उसके ऊपर डिविडेंड दोगे? नहीं दोगे। जैसे कि मैं कहती हूँ आपको बैंक से लोन लेना था 10 लाख का, ठीक है, आपने ले लिया 10 लाख का 10% के ऊपर, शाम को जैसे हुए आपके पास अरेंजमेंट होगी 10 लाख में से 5 लाख की अरेंजमेंट होगी, चलो 6 लाख की अरेंजमेंट होगी है, 4 लाख का आपने लोन लिया है, ठीक है। अब क्या आप 6 लाख के ऊपर भी क्या करोगे, इंटरेस्ट दोगे बैंक को? ना दे दो, आप ऐसे करो, दे दो, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, नहीं दोगे ना। इसी तरह से कंपनी भी है भाई, जिनका पैसा अभी तक हमारे पास आया नहीं है, जितनी शेयर का पैसा आया नहीं है, उसके ऊपर भी डिविडेंड नहीं देगी। तो यहाँ पे इसीलिए क्या लिया जाता है, पेड अप वैल्यू शेयर, पेड अप वैल्यू तो शेयर लिया जाता है। अब यहाँ पर इसको अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी का है कितना, कैसे पता चलेगा, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, इसलिए बोल रही थी मैं आपको पहले यहाँ जरूर फोकस करना कि कंपनी के जितना भी प्रॉफिट बच जाता है उसमें से जितने भी आपके पास ये निकालने हैं, रिजर्व निकालना है, प्रोविडेंट फंड निकालना है, वर्कमैन कंपनसेशन निकालना है, जो भी रिजर्व निकालना है निकालो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड निकालो, जो पैसा बच जाए वो क्या है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड आ जाएगा। दैट्स इट। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, नॉर्मल रेट आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, देखो क्या लिखा हुआ, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जो कि मैंने EBIT से डिफाइन किया था। आपको इसके ऊपर इनकम टैक्स देना है, मान लीजिए ये क्या है 50,000 है, इनकम टैक्स कहता है कि मेरा तो कितना परसेंटेज है 20% है, तो 20% कितना हो गया, यहाँ से 10,000 माइनस करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे कितना बच गया 40,000। 40,000 में से आप क्या करने वाले हैं, इनकी ये अमाउंट पेमेंट करने वाले, ये अमाउंट निकालने वाले हैं, कोई भी रिजर्व हो गया, सिंकिंग फंड हो गया, ट्रांसफर करना है, कुछ भी होगा, ये सब कुछ यहाँ से निकाल लेंगे, डिविडेंड प्रेफरेंस कर दे देंगे। देन उसके बाद जो पैसा बचेगा वो पैसा क्या है आपके पास, अमाउंट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स बचा है ना। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकालने का मतलब कैसे निकलेगा कि जो भी अमाउंट यहाँ पे बचा है वो कितना आपने पे कर रखा है, कंपनी की इक्विटी कैपिटल कितनी है वो इनटू में 100। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, देन उसके बाद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ जाओ, 10 से 12 मिनट का लेक्चर हो रहता है, देन उसके बाद आपका कंप्लीट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये मैंने आपको समझा दिया कि जो कमी आपकी नेट एसेट्स में थी वो कमी यहाँ पे इसने कंप्लीट की है। कमी क्या थी भाई, पता लगा आपको नेट एसेट्स में क्या कमी थी? कमी ये थी कि जब लिक्विडेशन होगा ना, जब कंपनी खत्म होगी उस टाइम तभी EPS की वैल्यू निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर निकालते हैं, और इक्विटी की वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि इक्विटी क्या होती है, लंबे टाइम तक चलता है, मैच्योरिटी टाइम उनकी कभी फिक्स नहीं होती। बट ये कहते हैं कि भाई ऐसे भी इन्वेस्टर्स होंगे, ऐसे भी पर्सन होंगे जो क्या चाहते होंगे, बीच में हमें पता चले कि हमारी कंपनी के अंदर जो हमारे शेयर में जिसमें हमने इन्वेस्ट कर रखा है उसकी वैल्यू क्या है। तो इसीलिए इस ड्रॉबैक को हटाते हुए उसने कहा कि हम बीच में पता लगा सकते हैं, एक्सपेक्टेड को जानो और आपके रियल को जानो, पता चल जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, XYZ लिमिटेड, एक्स लिमिटेड कंपनी है जो कि डिक्लेयर कर रही है 30% डिविडेंड। ये क्या है, इनका एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, 10 रुपये का ईच है, 6 पेड अप है, मीन्स की इनकी पेड अप वैल्यू कितनी है, 6 रुपये है। 10 में से 6 रुपये के पैसे आए, 4 के नहीं आए, तो ऑब्वियस ही बात है इसके ऊपर डिविडेंड नहीं देंगे। नॉर्मल रेट मार्केट में क्या चल रही है, 10% चल रही है। कितने शेयर है, 6, कट कर दो, दैट मीन्स हमारे शेयर की वैल्यू कितनी है, 18 रुपये। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर मेरे पास, मैंने कहा कि मेरे को क्या नहीं दे रखा भाई, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दे रखा, तो हम इजिली निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, कह रहे हैं कि इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 50,000 रुपये है, 10 का ईच है। पेड अप कितने हैं, 8 है, मीन्स की यहाँ पर 10 में से 8 ने पैसे दिए हैं, 2 ने नहीं दिए, तो इसके ऊपर हम क्या नहीं करने वाले, डिविडेंड नहीं देने वाले, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर है 20,000 के, 10 के फुल्ली पेड अप है, और उसके ऊपर हमने क्या किया है, जो भी अमाउंट हमारे पास बचेगा उसका 20% एज अ रिजर्व लेना है, टैक्स देना है 50,000। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। मैंने आपको स्टार्टिंग के पेज में बताया था कि हमें टैक्स को डिडक्ट करके प्रॉफिट लेना है। तो 2,18,000 रुपये। नॉर्मल रेट ऑफ द डिविडेंड कितना है, 15% है। सो सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2,18,000 है। सबसे पहले काम रहेगा कि इसमें से इनकम टैक्स को क्या कर दो,
माइनस कर दो। मीन्स कि 2,18,000 का हमें क्या करना है, 50% करना है। तो 2,18,000 का मैं क्या करने वाली हूँ, 2,18,000 का मेरे को यहाँ पे 50% करना है। 2,18,000 इंटू 50%, तो ये बन गया भाई 1,09,000। तो ऑब्वियस है माइनस करने के बाद भी 1,09,000 बनेगा। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जो पैसा बचा है उसका में से हमें क्या करना है, देखो ये हो चुका है, उसका क्या करना है 20% हमें क्या करना है। देखो प्रेफरेंस की बाद में पेमेंट हुई थी, याद है आपको, देखो प्रेफरेंस बाद में है, पहले रिजर्व है, पहले सबसे पहले टैक्स है, फिर रिजर्व है, फिर संकिंग फंड अगर निकालना है उसके बाद। अब यहाँ पे रिजर्व दिया हुआ है तो उसके बाद के बैलेंस जो बचा है ना रिजर्व के लिए जनरल रिजर्व लिख देते हैं। ठीक है, तो 1,09,000 का हम 20% करेंगे, वो रिजर्व का पैसा बच जाएगा, इंटू 20%, वो कितना आ गया भाई 21,800। ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, 1,09,000 माइनस के 21,800, तो ये आ जाएगा 87,200। ठीक है, हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, प्रेफरेंस वालों का भी, अब प्रेफरेंस वालों का भी डिविडेंड दे देते हैं। प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड है कितना, 20,000 की शेयर है, 10 का 1 है, तो यहाँ पे हो गया 2 लाख रुपए। रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 9% है, तो 9/100, दिस इज द 18,000। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देना है, 18,000 यहाँ से लेस कर देने हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 87,200 माइनस 18,000, दिस इज द 69,200। ये वो पैसा बच गया जो कि हमारे अब फाइनली अब किसके लिए बचा है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा है। अब मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया था, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ द डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी अमाउंट यहाँ पे बच रहा है पेड अप इक्विटी कैपिटल है, हमारे पास अमाउंट कितना बचा 69,200, और पेड अप इक्विटी कैपिटल कितनी है मेरे पास, इक्विटी कैपिटल कितनी है जो भी पेड अप की बात की जा रही है, 8 ने तो पैसा दिया नहीं तो उसको इंक्लूड करेंगे नहीं, तो 50,000 गुना में 8 तो कितना हो गया, कितना हो गया आपके पास 4 लाख रुपीज़ हो गया। इसको मैं इंटू कर दूं 100 से, तो ये आ जाएगा भाई 69,200 इंटू 100 डिवाइड में 4 लाख रुपीज़, तो ये आ जाएगा 17.3% आप क्या कर रहे हैं, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हैं। बट नॉर्मल रेट क्या चल रहा है, 15% चल रहा है, आप दे कितना रहे हैं 17.3% दे रहे हैं, रेट कितना चल रहा है 15%, पेड अप वैल्यू कितनी है 8 है। सॉल्व करो इसको, डिवाइड कर दो 15 से और इंटू कर दो 8 से, तो यहाँ पे 9.226 ऐसा कुछ आ रहा है, 9. हाँ ट्रिपल बहुत ज़्यादा 6 है, तो हम इसको 9.23 कर देंगे। ये हमारा क्या बन गया, आपके डिविडेंड इक्विटी का शेयर का प्राइस बन गया। क्लियर है, दोनों एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं। थर्ड एग्जाम्पल आप कर सकते हैं बेटा, ये आपके लिए होमवर्क के लिए एग्जाम में आया हुआ, देखो मैंने मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पेड अप शेयर, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। पेड अप शेयर कैपिटल क्या है ऑफ द कंपनीज की 2,000 रुपये है, 5% प्रेफरेंस शेयर है, 100 का ईच है, 4,000 इक्विटी शेयर है जो कि क्या है, इसको यहाँ लिखो, 2,000 क्या है आपके प्रेफरेंस शेयर है जो कि 5% के डिविडेंड पे है। उसके बाद 4,000 शेयर कितने हैं, इक्विटी शेयर हैं। ठीक है, ये भी 100 रुपये का एक था और ये भी 100 रुपये का एक है। इन एडिशन टू द फिक्स डिविडेंड ऑफ द 5%, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर आल्सो एंटाइटल्ड टू इन द पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट अप टू द 4% आफ्टर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड ऑफ द 10% ऑन द इक्विटी। पता है क्या कह रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ना, उनको एक्स्ट्रा में बेनिफिट मिल रहा है, एक्स्ट्रा में प्रॉफिट मिल रहा है 4% का, वो भी तब मिलेगा जब हम इक्विटी शेयर होल्डर को 10% का डिविडेंड दे देंगे। एनी सरप्लस बीइंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर फिर भी पैसा बच जाता है तो वो बाकी का बचा किसके लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। सो सिंपल। एन एनुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आर 1 लाख रुपीज है आफ्टर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन एंड द टैक्सेशन। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको प्रॉफिट कैसा चाहिए था, आफ्टर टैक्सेशन तो ठीक है, डेप्रिसिएशन भी ठीक है या नहीं है, अभी बताते हैं। इट इज कंसीडर द नेसेसरी टू ट्रांसफर द 6,000 रुपये पर एनम टू द रिजर्व फंड। मीन्स कि जो भी आपके पास यहाँ पे अमाउंट बचेगी
सबसे पहले आपको क्या करना है, 6,000 रुपये आपको, 6,000 रुपये है, 6,000 रुपये आपको रिजर्व में डालने हैं। किस में डालने हैं, रिजर्व में डालने हैं, ठीक है। द नॉर्मल रेट ऑफ द डिविडेंड एक्सपेक्टेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर इज 8% एंड नॉर्मल रेट ऑफ द एक्सपेक्टेड कितना है, इक्विटी का 10%। आपको आप दोनों निकाल सकते हैं, मैं करवाऊँ इसको या आप कर लेंगे। 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो इसको फटाफट, मैं भी रुक जाती हूँ। चलो आइए, सब बच्चों ने कर लिया होगा, अब मैं करके दिखा देती हूँ आपको इसको फटाफट। अब यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट लिखा हुआ है, आफ्टर सही दिया हुआ इन्होंने, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन के बाद है कितना है, 1 लाख है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से सबसे पहले बोला है जो भी अमाउंट बचा है हमारे पास, मैं इसमें से पहले रिजर्व को माइनस करूंगी 6,000। करना ही नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको प्रोसेस क्या बताई थी बेटे, प्रोसेस क्या बताई थी, सबसे पहले रिजर्व निकालेंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे 94,000 आ गया। अब उसके बाद माइनस करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने हैं, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उसके ऊपर 5% क्या मिलना है मेरे पास, डिविडेंड देना है। तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 10,000 मेरे पास क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फंड्स हो गया। अब यहाँ पे 84,000 क्या बच गया है, अमाउंट बच गया। अब इक्विटी वालों को कितने परसेंटेज यहाँ पे फिक्स दिया हुआ है, 10% देने हैं। मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड दे दूं 4 लाख के ऊपर 10% कितना होता है, ये होता है बेटे आपका 40%, 40,000 लेस कर दिया। अब मेरे पास 44,000 मेरे पास क्या बच गया, बैलेंस बच गया। ये कहा था कि 10% देने के बाद अगर प्रेफरेंस बच जाए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 4% और दे देना है। तो मैं यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और दे दूँ, फिर जो बच जाए वो आपके इक्विटी वालों का है। तो 2 लाख के ऊपर अगेन मैं क्या कर रही हूँ, ये अगेन वाले को मैं अलग पेन से शो करती हूँ, 4% ये कह रहे हैं देना है। तो 4 दूनी 8, 8,000 यहाँ से माइनस हो गया। तो देन मेरे पास कितने पैसे बच गए, 36,000 मेरे पास बच गए। अब ये सारा का सारा पैसा किसके पास चला जाएगा, इक्विटी वालों के पास चला जाएगा। तो कहने का मतलब प्रेफरेंस वालों को कितना पैसा मिला है, एक तो ये मिला है 10,000, दूसरा आपको 18,000 मिला है, राइट, 8,000 सॉरी। तो टोटल कितना हो गया, 18,000 हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, आपके पास इक्विटी वालों को कितना पैसा मिला है, इक्विटी वालों को कितना पैसा मिला है, एक तो 40,000 मिले हैं, दूसरा 36,000 मिले। क्या सबकी कैलकुलेशन में यही आया, ओके। कितना हो गया, 76,000, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें नॉर्मल रेट गिवन है कि कंपनी वाले मार्केट में देख रहे हैं नॉर्मल रेट इक्विटी वालों की 8% है, प्रेफरेंस वालों की कितनी है, प्रेफरेंस वालों की 10, इक्विटी वालों की 10% है, प्रेफरेंस वालों की 8% है। तो हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। फॉर्मूला बताया था कि जितना कंपनी वालों को मिल रहा है, अब यहाँ पे अवेलेबल अमाउंट नहीं लेंगे क्योंकि अवेलेबल अमाउंट अब इक्विटी वालों का बचा है खाली, ठीक है। अब यहाँ पे जितना डिविडेंड इनको मिल गया है 18,000 रुपये, कैपिटल कितनी बेटा इनकी 2 लाख रुपये, कहते हैं इस 2 लाख के ऊपर इनको 18,000 रुपये मिले हैं, समझ पा रहे हो, इस 2 लाख के ऊपर इनको कितने मिले, 18,000 रुपये मिले। तो परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा 9%, ठीक है। कि मार्केट में चल कितना रहा है, 8% चल रहा है, पर आप दे कितना रहे हो, आप उनको 9 दे रहे हो। तो क्या था, एक्सपेक्टेड अपॉन में मार्केट इनटू में जो पेडअप वैल्यू थी, पेडअप कितना था इसका, पेडअप कितनी थी भाई, जल्दी बता दो मेरे को, कितने का शेयर है, एक 100 रुपये का शेयर है, एक 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको मैं करूँ 9 डिवाइड में 8 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर वालों के शेयर की वैल्यू 112.5 है। इसी तरह से इक्विटी वालों को निकालो कि 76,000 मेरे को मिल रहे हैं। कितनी कैपिटल मैंने इन्वेस्ट की थी, मैंने इन्वेस्ट की थी भाई 4 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट की थी और उसके ऊपर 100 रुपये। ये कैसे निकाला, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना बच्चे हैं, ये कैसे निकाला, रुक जाओ अभी बताता हूँ। मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, 76 डिवाइड में 4, तो ये आ गया 19। ओ माय गॉड, कंपनी दे रही है 19, मार्केट में क्या चल रहा है 10, 19 बटे में 10, शेयर की वैल्यू कितनी थी 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई में इसकी 190 इसकी क्या है वैल्यू है। ये कैसे निकाला, सुनो, मैं कह रही हूँ कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, उस 1 लाख के ऊपर आपको 10% क्या मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है।
तो रिटर्न कितना मिला जल्दी से बताओ। आपने क्या किया, मैम इसको ये करना है 10% करना है, मेरे को कहा मैम आपको आपने कितना मिला है 10% मिला है, मिला ही नहीं मिला है। अब आपको रेट नहीं गिवन है, आपको ये भी गिवन है, आपको ये भी गिवन है, तो क्या करोगे। मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट है, मैं इसको ये बोल सकती हूँ जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इनटू रेट किया है आपने, रेट अपन में 100 की है और ये आपके पास क्या आया है, रिटर्न आया है। ठीक है, अब आपके पास क्या नहीं पता, आपको रिटर्न नहीं पता, आपको रेट नहीं पता, रिटर्न पता है, तो इसको इधर ले आऊं, रिटर्न अपॉन में इन्वेस्टमेंट और इनटू में नीचे डिवाइड में था तो ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मैंने यही तो किया है कि 18,000 रुपये मैंने कमाए, किसके ऊपर, 2 लाख के ऊपर। भाई क्लियर है, उम्मीद करेंगे सबको क्लियर है। ओके, सारे क्वेश्चन मेरे से करवा दिए हैं, चलो कोई बात नहीं। एक तो है आपके लिए होमवर्क के लिए 4th एग्जाम्पल, इसका मैं केवल एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी, वो आपको खुद करना है। अर्निंग कैपेसिटी मेथड कहते हैं कि केवल फोकस किसके ऊपर करना है, अर्निंग के ऊपर फोकस करना है। बताया था मैंने अभी यहाँ पे बताया था ये। ओके ओ शिट, ये क्या हो गया। अर्निंग वाला क्या कहता है कि केवल किसके ऊपर फोकस करना है, हाउ मच दे अर्न, हाउ मैनी दे अर्न, कितना आप क्या कर रहे हैं, अर्न क्या, आपका अर्निंग लेवल क्या है, आपके अर्निंग लेवल को मार्केट में जो चल रहे हैं अर्निंग लेवल के साथ उसको कंपेयर करना है। दैट्स सो सिंपल। ठीक है, अर्निंग लेवल को समझने के लिए आपके पास एक और चीजें हैं, क्या कि वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रेट ऑफ अर्निंग लेनी पड़ेगी, नॉर्मल रेट ऑफ द रिटर्न लेना पड़ेगा। जैसे कि आपका ऊपर था एक्सपेक्टेड रेट था, नॉर्मल रेट था, एक्सपेक्टेड निकालनी पड़ी थी, इसमें भी हम रेट ऑफ अर्निंग निकाल लेंगे। सो सिंपल। जो भी मैंने अभी आपको सिखाया कि मैंने इन्वेस्ट कितना किया और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मेरी अर्निंग कितनी हो रही है, ये इनटू में 100 किया है ना। ये क्या था मेरे पास, मैंने अभी आपको सिखाया, रिटर्न था, नीचे क्या था, कितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट की है। आपको इसको इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो, इसको एक और नाम दिया जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्ट कह सकते हैं, एक और लिख देते हैं इसको कैपिटल एम्प्लॉयड। मीन्स कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पर्टिकुलर रिटर्न को कमाने के लिए मुझे कितना क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट, इस पर्टिकुलर प्रॉफिट को कमाने के लिए मुझे कितनी पूंजी लगानी पड़ेगी, मुझे निकाल सकती हूँ अगर मेरे को रेट गिवन हो, है ना। ये जो मैंने अभी आपको समझाया, ये अरे अभी समझाया तो है, ठीक है। अगर बच्चे अगर वीडियो लास्ट अगर तक नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ देख लेना, ठीक है। ये पार्ट में भी आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वैल्यूएशन ऑफ द शेयर आपको कॉम्बिनेशन में मिलेगी, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मैम बहुत लंबी वीडियो देखी नहीं जाती, दैट्स द रीजन मैंने इसके पार्टीशन कर दिए। सो सिंपल, ठीक है। सो मैंने क्या कहा कि अब देखो, इट इज डिपेंड अपॉन द टोटल इन्वेस्टमेंट। जो आपकी जो रेट है ना, रेट ऑफ अर्निंग डिपेंड करती है कि आपने पैसा इन्वेस्ट कितना किया, कि जो भी व्यक्ति जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उतना ज़्यादा क्या मिलने वाला, उसको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो कैपिटल इन्वेस्ट कितनी की वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। रेट ऑफ अर्निंग कैसे निकलेगी, टोटली डिपेंड अपॉन द कैपिटल इन्वेस्ट। आपने मान लीजिए कैपिटल इन्वेस्ट की थी 10 लाख रुपए, अर्निंग हुई है आपकी 1 लाख रुपए। रेट नहीं पता तो मैंने क्या किया, अर्निंग अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू में 100, तो मैंने कहा 10% मैंने क्या किया, पैसे को कमाया है, पैसे को कमाया है, राइट। तो जो एस्टिमेट अर्निंग है वो ये है कि फ्यूचर में मेरे को 10% मिलने वाला है, कितनी पूंजी लगानी पड़ेगी ये भी मुझे कैलकुलेट करनी पड़ सकती है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट जो है, पैसा जो है कितना मुझे लगाना पड़ेगा, ये निकाल सकते हैं हम हमारी बैलेंस शीट के थ्रू। जितनी भी एसेट्स हैं हमारे पास उसको ले लो, वो भी मार्केट प्राइस से, और जितनी भी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, यहाँ ध्यान रखने की बात है, यहाँ केवल और केवल करंट लायबिलिटी लेनी है। जैसे ऊपर जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमने, जितने ऊपर क्वेश्चंस किए हैं, यहाँ सब में हमारी दोनों लायबिलिटी होती थी। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी मैंने आपको करके बताया, इतने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हैं, उन सब में हमने दोनों लायबिलिटी ली है, नॉन करंट एंड करंट। बट यहाँ पर केवल और केवल करंट लायबिलिटी लेनी है अगर मुझे कैपिटल इन्वेस्ट निकालना है, ठीक है। डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, स्पेशली मेंशन कर दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, आपकी इक्विटी का पैसा, या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, फर्स्ट मेथड ये है। दूसरा मेथड वही सेम जैसे कि हमने पहले बताया था, क्या कि पहले जो किया था यहाँ बैलेंस शीट से, या तो इन दोनों का यूज कर लो या इसका यूज कर लो, किसी का भी यूज कर लो, या तो इक्विटी को ले लो, प्रेफरेंस को ले लो, रिजर्व ले लो, जितने भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, डिबेंचर्स हैं जैसे उनकी बात की जा रही है उनको ले लो,
ठीक है, जो भी अमाउंट आपका मिलेगा वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, या फिर आपकी जो टोटल एसेट्स है उसमें से जितनी भी करंट लायबिलिटी है उनको माइनस कर दो, नॉन करंट नहीं लेनी, मीन्स की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर क्या लेना है, ये आपका आ गया। ऊपर क्या है, अर्निंग क्या है, प्रॉफिट फिगर में आपको डिबेंचर का ना तो इंटरेस्ट लेना ना ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड लेना है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो तो तभी समझ में आएगा, अगर बीच में से आ गए हो तो फिर नहीं आएगा, ठीक है जी। अब इसका एक क्वेश्चन कर ले या फिर लेक्चर को फिनिश कर दे, अपने आप कर लोगे? जल्दी बताओ। चलो फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए रख देती हूँ, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हो गए, कमेंट सेक्शन में आंसर देने, जल्दी से करते हैं इसको फटाफट। ये कहते हैं कि आपको मार्केट वैल्यू दे रखी है, ओके, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही पढ़ लेते हैं पहले। मार्केट वैल्यू ऑफ द हाफ ऑफ द एसेट्स क्या हो चुकी है, 20% से हाई हो चुकी है। आपकी एसेट्स देख लो, ये कहाँ पे है, ये रही एसेट्स, वो भी 10 लाख रुपये। कहते हैं 10 लाख में से 5 लाख की एसेट्स है, 5 लाख की एक तरफ कर दो। ये कहते हैं कि हाफ एसेट्स की वैल्यू 20% से इंक्रीज होगी, दैट मीन्स 5 लाख तो सेम एज इट इज है, फर्स्ट पार्ट इसका। दूसरा पार्ट ये कहते हैं कि 20% से इंक्रीज हुई है, तो ऑब्वियस ही बात है 5 लाख तो इसकी खुद की वैल्यू और 20% ये वाली, 5 लाख का 20% करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा। मीन्स की जो एसेट्स 10 लाख की थी अब वो 11 लाख की हो गई है, क्लियर है। अच्छा, द कंपनी अर्न अ प्रॉफिट 3,66,000 आफ्टर द इंटरेस्ट। बट आपको तो मैंने बताया था इस केस के अंदर हमें कैसा प्रॉफिट लेना है, कैसा प्रॉफिट लेना है, बिफोर किससे, इंटरेस्ट से लेना है और डिविडेंड से लेना है, बट आफ्टर किससे लेना है, ओनली टैक्स से लेना है। मीन्स की प्रॉफिट में से केवल टैक्स माइनस होना चाहिए, इंटरेस्ट और डिविडेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे 3,66,000 आपके पास इंटरेस्ट के बाद है, तो ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर वापस हम इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, ठीक है, डिबेंचर्स का था। बट आप बिफोर द टैक्स है, टैक्स से पहले दिया, इसके अपोजिट दिया हुआ है, अपोजिट दिया हुआ है। जो चीज़ चाहिए थी हमें, क्या चाहिए, बिफोर टैक्स चाहिए और आफ्टर इंटरेस्ट चाहिए, सॉरी ये चीज़ गिवन है। हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें चाहिए क्या है, आफ्टर टैक्स चाहिए और बिफोर इंटरेस्ट चाहिए। अच्छा, मैंने आपको एक स्लाइड करवाई थी, ये याद है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ गिवन है, और मैं कहूँ कि आप मेरे को ये निकाल के दो भाई, मैंने कहा टैक्स क्या है, 50,000 रुपये है, ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, मान लीजिए 1 लाख रुपये, तो ऊपर की अमाउंट क्या होगी, आप क्या कहेंगे, मैम वापस माइनस किया था तो ऊपर प्लस कर दो, तभी तो यहाँ पे 1.5 लाख में से मैं माइनस करूँगा 50,000, तभी तो 1 लाख आएगा, है ना। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि आपको कैसा दिया हुआ है, टैक्स बिफोर दिया हुआ है, मीन्स कि आपको ऊपर वाला दिया हुआ, आपको नीचे आना है, तो ऑब्वियस ही बात है ये माइनस होगा टैक्स, ठीक है। आपको इंटरेस्ट प्रॉफिट कैसा दिया हुआ है, आफ्टर वाला दिया हुआ है, आपको चाहिए कैसा, बिफोर वाला है, तो ठीक है हम इसको वापस ऐड कर देंगे, सो सिंपल, ठीक है, आ रहा है समझ में, ओके जी। ओके, यहाँ पे 12% टैक्स का बिफोर टैक्स दिया हुआ है, 12% आपकी नॉर्मल रेट दी हुई है, और एग्जम्पशन जो टैक्सेशन है 50% है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो इक्विटी तो मैंने एसेट्स तो मैंने निकाल दी, कितनी है, 11 लाख की है। अच्छा, मेरे को फॉर्मूला क्या था बेटे, फॉर्मूला क्या था, जल्दी से बताओ, फॉर्मूला क्या था कि आपको अर्निंग चाहिए, रेट ऑफ अर्निंग अपॉन में नॉर्मल रेट, आपको नॉर्मल रेट गिवन है, नॉर्मल रेट क्वेश्चन में कितनी है, नॉर्मल रेट क्वेश्चन में 12% है, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल भी दी हुई है कि आपकी 10 रुपये पूरी है, ठीक है जी। अब आपको रेट ऑफ अर्निंग नहीं पता कि आपकी रेट ऑफ अर्निंग है कितनी, तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि एस्टिमेट अर्निंग फ्यूचर में कितनी होने वाली है ये निकालेंगे, और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, राइट, समझ पा रहे हैं। तो चलो फिर निकालते हैं इसको हम फटाफट। अब सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, देन उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का क्या था कि आपके पास जितनी भी टोटल एसेट्स हैं
उन टोटल एसेट्स में से आपको आपकी करंट लायबिलिटी को क्या करना है, माइनस करना है। टोटल एसेट्स कितनी है, 11 लाख है, ठीक है। करंट लायबिलिटी कितनी है आपके पास, 1,10,000 है, माइनस कर देंगे 1,10,000 रुपये। तो मैं जैसे इसको 11 लाख को 1,10,000 में से माइनस करूँ, 1,10,000 में से मैंने इसको माइनस किया, 1,10,000 हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ये आ जाएगा 9,90,000 रुपये। ये तो मेरे पास क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। मेरे को चाहिए कितना, मेरे को प्रॉफिट चाहिए, मेरे को प्रॉफिट चाहिए आफ्टर टैक्स बिफोर किसके, बिफोर आपके डिविडेंड हुआ, इंटरेस्ट हुआ, इन सबसे पहले, और नीचे आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या निकल के आएगी, रेट ऑफ रिटर्न निकल के आएगी कि कंपनी हमें दे इतना रही है, नॉर्मल के साथ फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे और इनटू में 100। तो सबसे पहले हम अब ये निकाल लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कितना है, अब मेरे को प्रॉफिट दिया हुआ है बेटे आपको 3,66,000 रुपये। कितना दिया हुआ है, 3,66,000 रुपये। तो सबसे पहले इसमें से टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स कहते हैं कि हमारा 50% है, टैक्स 50% है, तो ऑब्वियस ही बात है 3,66,000 का हम क्या करने वाले हैं, 50% करने वाले हैं, तो ये आ जाएगा 1,83,000, ठीक है। अब 1,83,000 में इसमें से माइनस करूँगी तो ऑब्वियस है यहाँ पे 1,83,000 ही निकलेगा, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, और क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट इन्होंने कहा कि इस डिबेंचर का इसमें क्या है, इंक्लूडेड है, आफ्टर का केस है, तो इसमें से वापस हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट इसको ऐड कर देंगे। अब इंटरेस्ट कितना बन रहा है मेरे पास, डिबेंचर कितने हैं, 10% डिबेंचर है और 1.5 लाख के हैं, तो 15,000। मैं यहाँ पे 15,000 क्या कर दूँगी, प्लस कर दूँगी, तो 1,83,000 प्लस के आपके पास आ जाएगा 15,000। ये आ गया बच्चे आपका 1,98,000। क्लियर है, 1,98,000 मेरे पास प्रॉफिट है, और मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 9,90,000। तो यहाँ पे पुट कर दो, दैट्स इट। रेट ऑफ रिटर्न कितना आ जाएगा मेरे पास, रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा 1,90,000 डिवाइड में 9,90,000 गुना में 100। तो इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूँगी तो ये मेरे पास 20% है। कहते हैं कंपनी वाले तो 20% दे रहे हैं और फर्म कितनी दे रही है, 12%। कंपनी वाले 20%, फर्म कितनी दे रही है, 10%, 12%। तो हमारे शेयर की वैल्यू कितनी है, पर वैल्यू 100 है ना, 10 रुपये है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हटा दो यहाँ से, तो यहाँ से 20 डिवाइड में 12 गुना में 10, तो ये आ जाएगा 16.667। इज इट क्लियर बेटा जी। अभी फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन, स्पेशली आप सभी के लिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चैप्टर हो गया फिनिश। पूरे चैप्टर की समरी दी हुई है नीचे, पढ़ के अपना फिनिश कर देना। बहुत आसान चैप्टर था, क्वेश्चन आपके इक्विटी से ही आते हैं, ओके। क्वेश्चन आपके इक्विटी से ही आते हैं जो हमने कवर किए हैं, ठीक है। इक्विटी से हमने कवर कर लिए हैं, और साथ ही साथ आपको चैप्टर भी फिनिश हो गया है। आपका सेकंड चैप्टर मेरी ओर से क्लियर हो चुका है। अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ₹9। देखो लिटिल अमाउंट है, पता है कितनी बड़ी PDF सी है, नजर आ रहा होगा। विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, ओनली ₹9 में आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप लेना चाहते हैं तो टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID टीम को दी हुई है, टीम का आप कॉन्टैक्ट करना और आप बता देना कि हमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चाहिए, टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। अगर कोई जर्नल डाउट है आप मेरे पास सेंड कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन स्पेशली फॉर मेरे लिए, आप सभी के लिए है, और वो मेरे पास पहुंच जाएगा मैसेज, ओके। सो आपका रिस्पॉन्स वहाँ पे दिया जाएगा अगर कोई डाउट है तो। चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे, ओके जी।